തമിഴിന്റെ തോടിന്മേലെ मैं दोबारा से इसको खोल के दिखा देता हूँ। शिव सर, आवाज नहीं आ रही आपको? तो हमारा क्या था, लास्ट टाइम हमने ये डायग्राम हमने देखा था, ठीक है। और इसमें हमने ये देखा था कि पावर बटन प्रेस करने के बाद वी आर ऑन तक हम कैसे गए थे, ठीक है। आज हम ये हमने ओवरऑल कनेक्टिविटी देखी थी कि हमारी प्रोसेसर में एचएम और ईसी के साथ में हमारी कनेक्टिविटी कैसी आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पर, अभी हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअली अभी हम क्या देखेंगे इस आज के सेशन में कि ये जो हमारा क्या है, पीसीएच जो है हमारा इंडिविजुअली इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है। मतलब कि अगर हम इंडिविजुअली इसके ऊपर स्टडी करेंगे आज के दिन कि प्रोसेसर से हटके और ईसी से हटके वो इंटरनली उस तरीके में जो कि आपका सेक्शन वाइज डिवीजन में हम कैसे देख पाएंगे कि एचएम ही एक्चुअल में यहाँ पर किस सेक्शन में एचएम के में फॉल्ट है। तो उसके लिए आज का हमारा ये है, ये हमने 8051 का क्लॉक सिस्टम देखा था लास्ट टाइम। तो जो हमारा पीसीएच होता है, ठीक है, पीसीएच के अंदर हमारे सस्पेंडेड स्टेट के बाद, पीसीएच का जो सस्पेंडेड स्टेट है उसके बाद की बात हम कर रहे हैं, और वी कोर बनने से पहले, यानी कि फुल्ली जो रन एक मोड होता है कि मतलब S0 का फुल स्टेट जो होता है हमारा, यानी कि हम जो रन स्टेट में हमारा एकदम पहुंच जाता है सिस्टम, उससे पहले सॉरी, और सस्पेंडेड चिपसेट के सस्पेंडेड स्टेट के बाद, यानी कि सिस्टम के सस्पेंडेड स्टेट में और फर्दर में उससे रन स्टेट से पहले हमारा पीसीएच में क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर हम गौर करेंगे आज। तो ये जो एरिया आता है पावर ऑन सीक्वेंस का, ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम पूरा पावर ऑन सीक्वेंस पढ़ेंगे अप टू सीपीयू रीसेट तक, ठीक है। तो सीपीयू रीसेट तक जाने तक ही आपका क्या होता है, पावर ऑन सीक्वेंस होता है। उसके बाद में आपका पोस्ट वर्क करता है जिसके साथ में आपका पावर कैलिब्रेशन, पावर इनेबल डिसेबल भी होते हैं उसमें। लेकिन पोस्ट में क्या चला जाता है कि वो सेल्फ टेस्ट करने लगता है कि उससे पहले सारे हार्डवेयर एक्टिवेट होने चाहिए, क्योंकि उसको एटलीस्ट उन सेक्शंस में पावर होनी चाहिए, तो आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जाके प्रोसेस होता है। तो अभी हम किस में चल रहे हैं, हम पावर स्टेट में चल रहे हैं, यानी कि अभी हम पावर अनेबल सिस्टम पे, पावर ऑन सीक्वेंस पे वर्क कर रहे हैं, उसी के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पावर ऑन सीक्वेंस का ये मोड जो आता है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं चिपसेट का रन सिस्टम बोल सकते हैं, या चिपसेट का जो अनेबल सिस्टम है, या फुल्ली वर्किंग सिस्टम है, या सिस्टम का S3
स्टेट हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम S0 स्टेट में जा नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि वो जाएगा आपका वी कोर सेक्शन में। तो हम S3 स्लीप मोड स्टेट में आपके में है, जिसमें आपका सस्पेंड टू रैम होता है और थोड़ा सा आपका सस्पेंडेड का सिस्टम का सस्पेंडेड स्टेट वर्क करता है, जिसके अंदर पीसीएच का रन मोड आता है। तो इस स्टेट के अंदर जो पीसीएच की दो सप्लाईज हमारी सबसे ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, एक होती है एक्टिव स्लीप मोड और एक आपका कोर वेल सप्लाई होती है। ये कोर वेल सप्लाई मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो मेन सप्लाई है, चिपसेट की मेन सप्लाई है कोर वेल वाली, और जो प्रोसेसर की होती है उसे हम वी कोर बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेज ऑफ कोर सिस्टम। तो अभी हमारा यहाँ पर क्या है, हमारी यहाँ पे दो सप्लाईज एक्टिवेट होती हैं पीसीएच के अंदर, जिसके ऊपर हमें देखना होता है। यानी कि अगर हम पावर बटन प्रेस कर देंगे, उसके बाद में भी कई बार सिस्टम हो जाता है पीसीएच में वर्किंग नहीं होती है, यानी कि आपका पावर ओके नहीं निकल रहा है, पीएलटी रीसेट नहीं हो रहा है, ठीक है, और क्या आता है, डी रैम रीसेट नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, डी रैम रीसेट दो तरीके से होता है। एक होता है पावर स्टेट के अंदर, जो फर्स्ट रीसेट होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है, वो आपका सस्पेंडेड स्टेट में होता है, ठीक है, या फिर आपका S5 स्टेट में होता है या सस्पेंडेड स्टेट में होता है, जब आपकी रैम की सप्लाई जनरेट होती है, ठीक है। तो इसमें एक डी रैम पावर ओके करके सिग्नल होता है, जो प्रोसेसर के एसएम पावर ओके सिस्टम पे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें पता चलता है कि अभी आपका आईओ सिस्टम जो होता है, चिपसेट का आईओ सिस्टम अभी रेडी है वर्क करने के लिए प्रोसेसर के आईओ सिस्टम के साथ में, ठीक है। तो इनके इंटीग्रेटेड एक डिजिटल या मैं बोल सकता हूँ कि डायनेमिक रैम होती है इसके अंदर, इन चिपसेट्स के अंदर। अभी एमई रीजन जो है वो इंडिविजुअली भी वर्क करता है इसके अंदर, यानी कि अगर आपका सिस्टम जो है स्लीप मोड में है या इनएक्टिव मोड में है, तो लैन के थ्रू जो वॉकअप किया जाता है उसके लिए इंटेल एमई रीजन का वर्किंग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक्टिव स्लीप मोड वहीं काम करता है, ठीक है, और कोर वेल जो होती है वो मेन सप्लाई होती है। तो हम क्या बात कर रहे थे, डी रैम रीसेट की, वो अभी नेक्स्ट संडे आपका आएगा, उसमें उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी, एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसके ऊपर हम बहुत अच्छा बात कर सकते हैं। तो एक अभी फिलहाल हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम इन दो जो आपकी ये सप्लाईज हैं, कौन सी, एक्टिव स्लीप मोड और कोर वेल की सप्लाई कैसे एक्टिव होती हैं और इनका कहाँ कहाँ इनका इंटरेक्शन होता है चिपसेट के अंदर। तो जो हमारी एक्टिव स्लीप मोड की होती है, जैसे कि हम इस स्लाइड शो में देख भी रहे हैं कि जो आपकी एक्टिव स्लीप मोड होती है वो आपके इंटेल के एक्टिव सिस्टम को सप्लाई देती है। यानी कि अगर आपका बाकी का सिस्टम एक्टिवेट नहीं है, यानी आपका कोर वेल नहीं बन रहा है, वी कोर नहीं बना हुआ है, या सस्पेंडेड स्टेट में नहीं है, या डीप स्लीप मोड में है, तो डीप स्लीप मोड से डायरेक्ट जंप करता है वो एक्टिव मोड में, जिसमें आपका वॉकअप लैन, एएमटी एक्टिव मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज जो होती है इंटेल की, वो एक्टिवेट होती हैं, ठीक है, टीपीएम टेक्नोलॉजी जो सिक्योरिटी लेवल पे काम करती हैं वो सब इसमें एक्टिवेट होती हैं। तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने इंडिविजुअल आपका क्रिएट किया है। तो ये कहाँ पर होता है, ये जनरली आपका सेकंड जनरेशन से बहुत इफेक्ट में आया है, उससे पहले नहीं है। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये जो 9th और 10th जो चिपसेट आने वाला है उसके अंदर भी ये बहुत हद तक इन्होंने रिड्यूस कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया है आपकी कोर वेल सप्लाई के साथ में ही। तो अभी हम जो फोर्थ जनरेशन तक जो हम देखेंगे, ये एक इंडिविजुअली वर्किंग सेक्टर ही होता है अपने साथ में चिपसेट के अंदर। तो जो एक्टिव स्लीप मोड की सप्लाई होती है वो हमारी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि पीसीएच के अंदर ASW एक्टिव स्लीप मोड करके एक पिन आउट होता है, जिसमें पूरी की पूरी सप्लाई जाती है, जो कि इंटेल मैनेजमेंट को सप्लाई देती है और लैन को सप्लाई देती है। जब ये पूरा सेक्शन आपका प्रॉपरली एक्टिवेट होता है या पावर्ड होता है, वेल पावर्ड होता है, स्टेबल होता है 10 मिली सेकेंड से ज्यादा के टाइम के लिए, कोई भी एक आप देखेंगे कि वेरिएशन जो हम चिपसेट के अंदर नोट करते हैं एक स्टेबिलिटी को लेकर, पावर सप्लाई की स्टेबिलिटी को लेकर, तो वो क्या होनी चाहिए कि वो वोल्टेज स्टेबल रहनी चाहिए 10 मिली सेकेंड से ज्यादा समय तक। अगर उसमें 10 मिली सेकेंड से ज्यादा की वेरिएशन आ रही है या उससे ज्यादा टाइम के लिए वेरिएशन, तो एटलीस्ट आपका सिस्टम ऑन हो जाता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि ऑन होके ऑफ हो रहा है। तो जो हमारा स्टेट का जो ओके स्टेट माना जाता है, स्टेबल स्टेट माना जाता है, वो ये होता है कि वो 10 मिली सेकेंड तक आपकी वोल्टेज स्टेबल रहनी चाहिए, चाहे वो कोर वेल की हो या एक्टिव स्लीप मोड की हो। तो एक्टिव स्लीप मोड कौन सा है, एक इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम जो इन्होंने बनाया है उसके लिए ये सप्लाई होती है, और जो आपकी लैन को सप्लाई देता है, इंटरनल लैन सिस्टम को, ताकि
आप अपने सिस्टम को लैन के थ्रू ऑन कर सको या उसमें उसको ट्रेस आउट कर सको, या लैन पे लगाए तो स्लीप मोड में भी उसे उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सको बायोस के अंदर क्या है। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए अलग से डिजाइन किया हुआ है। तो जब ये आपका एक्टिव स्लीप मोड एक स्टेबल कंडीशन में होता है, वेल पावर्ड होता है, तो उसका जो ओके सिग्नल आपको मिलता है वो है ए पावर ओके, ठीक है। और उसी के कंपैरिजन में अपोजिट साइड में क्या होता है, आपका कोर वेल सप्लाई होता है। वो आपका क्या है, ये आपके सिस्टम का मेन पावर सप्लाई है, जो कि आपके सभी सिस्टम्स को या उसके पार्ट्स को, जो उसके डिविजन्स हैं या उनके सेक्शंस हैं, उनको सप्लाई देता है। तो ये कौन कौन से सेक्शन होते हैं, जनरली हमारे वीसीसी आईओ होता है, ये आईओ बफर होता है जो कि कम्युनिकेशन में काम करता है, इंटरनल सिस्टम टू सिस्टम या सेक्शन वाइज टू सेक्शन वाइज, ठीक है। और आपका एफडीआई डीएमआई सेक्शंस होते हैं। वीसीसी प्रोसेसर आईओ सेक्शन होता है जो प्रोसेसर के साथ में कम्युनिकेशन करने में एचएम की हेल्प करता है, उस सेक्शन को पावर देता है। क्लॉक सेक्शन को पावर देता है, ठीक है। और बहुत सी सप्लाईज और बहुत से सेक्शन है जिसको वो सप्लाई देता है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कौन कौन से सेक्शन है। तो ये सेक्शन पे सप्लाई देने के बाद में जब ये सारी सप्लाईज आपकी ओके होती है, यानी कि वीसीसी एफडीआई की वीसीसी ओके होगी, डीएमआई सेक्शन की ओके होगी, मेरे पास लिस्ट है नीचे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या है, ये हमारी वोल्टेजेस हैं जो कि आपकी पीसीएच के अंदर आपकी ये एक्टिव होनी चाहिए। अगर ये सब एक्टिवेट होती हैं तो ही आपका क्या होता है, पावर ओके रिलीज होता है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि 1.05 आ गई तो अभी पावर ओके निकलना चाहिए। पर्टिकुलर सेक्शंस हैं उनके, उन सब के पावर गुड्स, उन पर्टिकुलर सेक्शंस के पावर गुड्स सब एक साथ कनेक्ट होके पावर ओके के रूप में बाहर निकलते हैं। यानी कि हम किसी इंडिविजुअल सेक्शन को ही ट्रेस करके ये नहीं बोल सकते कि पावर ओके नहीं निकल रहा है। यानी हमें एलवीडीएस सेक्शन भी देखना है, डीएमआई सेक्शन, एफडीआई सेक्शन, क्योंकि जैसे हम एक पावर स्टेट में हम जैसे हम चेक करते थे कि जब हमने ये देखा था कि SLP3 और SLP4 निकलता है तो उनके पावर गुड सिग्नल्स निकलते हैं। जैसे कि सोनी के अंदर जनरली देखा गया है कि सबके पावर गुड सिग्नल्स एक ही पॉइंट पर स्ट्राइक करते हैं, जो कि हमारा पावर गुड सिग्नल होता है, सिस्टम का पावर गुड सिग्नल होता है। तो पावर गुड जो वो जो पावर गुड होता है वो पावर गुड एक साथ कनेक्टेड होता है। यानी कि अगर एक का भी पावर गुड ग्राउंड से कनेक्टेड है तो सबके पावर गुड ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि वो सब आपस में कनेक्टेड है। तो उसी तरीके से इसमें होता है कि अगर आपका एक भी पावर ओके सिग्नल इंटरनली सेक्शन से नहीं आउटपुट आता है तो पूरे का पूरा पावर ओके सेक्शन ही आपका जो आउटपुट है वो ही नहीं मिलता है। तो जनरली ये दो इंडिविजुअल सेक्शंस होते हैं जो कि हमारे, अगर आपका ए पावर ओके नहीं मिल रहा है तो इन दोनों सेक्शंस पे आप लैन या इंटेल एमई सेक्शन को आप देख सकते हो। इसको इंटेल एमई सेक्शन को ट्रेस करने का एक सिंपल सा तरीका है, SLP8 ए हैश करके सिग्नल होता है जो कि कंट्रोलिंग सिग्नल होता है एमई रीजन के लिए, या एक्टिव स्लीप मोड के लिए आप बोल सकते हो कि एक्टिवेशन के लिए वो एक एक्टिव सिग्नल होता है। तो वो डिसेबल मोड में होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर 3.3 आपको डिसेबल अनेबल मोड में होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा उस केस में। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हाँ इसमें कोई हमारा एक्टिव स्लीप मोड अनेबल है इस टाइम पे, तो हमें इंटरनली सेक्शन को हम चेक कर सकते हैं। और ASW का, जैसे कि लास्ट टाइम हमारी नवंबर क्लास में भी हमारा हुआ था कि इसमें जो है आपका एक डीकपलिंग वोल्टेज होती है, ठीक है, 1.05 की DCP करके, वो हम एक बार और दिखा दूंगा मैं आपको। तो उस पे आपको 1.05 वोल्ट मिलनी चाहिए बिफोर आपका कोर वेल सप्लाई एक्टिवेट हो। इसका भी एक डिकपलिंग वोल्टेज होता है, वो बाद में ही, उसके बाद ही होता है रिप्रेजेंट। तो ये आपको वो वोल्टेज आपको मिलनी चाहिए। तो आप इंटरनली स्ट्रक्चर के ऊपर ये माइंड फोकस कर सकते हो कि चिप सेट जो है वो आपका ओके है, यानी चिप जो आपकी है वो ओके है। तो ये हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। और अगर मैं पूरे ओवरऑल चिप की बात करूं तो इसमें हमारे दो सेक्शन जो थे लास्ट टाइम के, ये इसमें नहीं है शायद, लास्ट टाइम मैंने उसमें बनाया था। तो इसमें हमारा एक RSM एक RTC सेक्शन होता है पावर का, ठीक है। उसके बाद में हमारा सस्पेंडेड स्टेट वाली पावर होती है, उसके बाद एक्टिव स्लीप मोड होता है, फिर वी कोर होता है। यानी कि जो आपका पावर बटन प्रेस करने से पहले जो हमारा फंक्शन होता है चिपसेट का, वो हमारा RTC और डीप स्लीप वेल वाला होता है। और उसके बाद में आपका एक्टिव स्लीप मोड और कोर वेल सप्लाई आता है। ये चिपसेट का ही पार्ट है सिर्फ, यहाँ पर हम पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक
चिप को पीसीएच को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं कि उसके 4 सेक्शन वाइज हम उसको डिवाइड कर दिया है हमने। अब पर्टिकुलर सेक्शन वाइज आप उस पर काम कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि अभी मुझे इस सेक्शन को ट्रेस आउट करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, अभी एक्टिव स्लीप मोड और कोर वेल। ठीक है, इसमें यही है, इतना ही ध्यान रखना है कि पावर बटन प्रेस होने के बाद में हमारा एक्टिव स्लीप मोड एक्टिव होगा पहले, उसके बाद में कोर वेल एक्टिव होगा। अगर जब तक कि कोई वॉक इवेंट अगर आपका नहीं वर्क कर रहा है लैन के थ्रू, तो आपका क्या होगा, एक्टिव स्लीप मोड नहीं होगा डिफॉल्ट में एक्टिव। यानी कि हम पावर बटन प्रेस किए बिना भी अपने सिस्टम को ऑन कर सकते हैं, किससे, वॉक इवेंट के थ्रू। एक वॉक हैश करके एक सिग्नल होता है सिमेटिक्स के अंदर, अगर कभी देखेंगे तो एक मिनट दिखाता हूं मैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं वॉक की हैश, ये आपका सिग्नल है, ये पीसीआई को वर्क करने के लिए है, पावर मैनेजमेंट में ही होता है ये, इसमें होना चाहिए, ये हमारा ये वर्क इवेंट के लिए है, ये पीसीआई के साथ में कनेक्टेड है। तो ये हमारा ये वो सिग्नल है जो हमारा पावर बटन के बिना वर्क करता है, जो कि हमें किसी भी इवेंट को वर्क करना होता है बिना पावर बटन प्रेस के, या रिमोटली हम कुछ करना चाहते हैं तो वहां पर हमारा ये वाला वर्क हैश वाला सिग्नल वर्क करता है। ठीक है, उसी के साथ में हमारा देखिए यहाँ पे पावर ओके है, ए पावर ओके है। ठीक है, ये डी रैम पावर ओके है, जो कि हमारे सिस्टम के डायनेमिक रैम को रिप्रेजेंट करता है। अभी क्या है, पहले का स्ट्रक्चर कुछ और था कोर टू ड्यू का, क्योंकि उस समय है ना आपका जीएमसीएच के अंदर ही क्या होता था कि रैम इंटीग्रेट होता था, मॉड्यूल जो आपका रैम का होता था। लेकिन अभी ये मॉड्यूल कहाँ शिफ्ट हो गया, प्रोसेसर के अंदर। तो प्रोसेसर को ये इंटीग्रेशन मिलना चाहिए कि आगे कम्युनिकेशन करने के लिए डिजिटल रैम का या डायनेमिक रैम का, पीसीएच का वो पार्ट रेडी है। तो यहाँ पर ये डी रैम रीसेट जो है, पीएम रीसेट, ये वाला आपका कहाँ जाता है, ये आपका प्रोसेसर के एसएम के साथ में कनेक्टेड होता है। इसके बारे में और पढ़ेंगे, रफली मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड में रखना है इसको। ठीक है, ये प्रोसेसर के पार्ट के साथ में कनेक्टेड होता है जनरली, एसएम पार्ट के साथ में। ये है आपका डी रैम रीसेट, पावर ओके, सॉरी रीसेट नहीं है, ये पावर गुड सिग्नल है, पावर ओके। ये वाला आपके इस सीपीयू के एसएम पावर ओके, डी रैम पावर ओके सिग्नल के साथ में होता है। ये इंडिकेशन ये नहीं है कि आपका रैम कुछ कनेक्टेड है, या आपका रैम सेक्शन ओके हो गया, या उसका रीसेट हो गया ओके। ये है कि अभी जो मॉड्यूल है, जो प्रोसेसर का जो रैम मॉड्यूल है, वो पीसीएच के आईओ सेक्शन के साथ, आईओ बफर सेक्शन के साथ में कम्युनिकेशन करने को रेडी है, अगर आप रैम के साथ में अपना कम्युनिकेशन चालू करते हैं तो ये कैसे होगा, अभी ये जनवरी शायद क्लासेस में आएगा आपका। तो यहाँ पर हम ये डी रैम रीसेट वो होता है, ये पावर ओके होता है, सॉरी। ठीक है, पावर ओके ये इंडिकेशन होता है कि आपका कि अभी प्रोसेसर और आपका बफर के साथ में रैम डेटा को अभी वो ट्रांसफर कर सकता है। तो ये एक डायनेमिक रैम होती है इंटरनली जो वर्क करती है मेन रैम के साथ में, रैम टू प्रोसेसर और प्रोसेसर टू चिपसेट। ठीक है, तो ये हमारा एक सेक्शन है। तो यहाँ पर थे हम, तो ये 2 सेक्शन होते हैं हमारे जो वर्क करते हैं जनरली। ये वीसीसी आईओ जो होता है, ये वही आपका डेटा कम्युनिकेशन करने के काम आता है। और उसके बाद में हमारा ये हमारा पूरा थोड़ा जो ब्रीफ में है, ये पावर फ्लो है। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट, ये मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये समझ में नहीं आया था शायद कि क्या हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो ये जो मैं 1 2 3 आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आपके टेस्टिंग पॉइंट हैं, ये वो सिग्नल्स हैं जहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो जो पीसीएच होता है हमारा, पीसीएच के अंदर हमारे में सबसे पहले जो पावर बटन होने के बाद में, या हमारा सस्पेंडेड स्टेट क्लियर होने के बाद में चिपसेट के, तो हमारा एक्टिव स्लीप मोड के अंदर एंटर करता है सिस्टम। तो जब हमारा सिस्टम एक्टिव मोड में एंटर करता है, तो वहाँ पे आपको एक्टिव स्लीप मोड की सप्लाईज मिलेंगी। ठीक है, एक्टिव स्लीप मोड में सप्लाई जाने के बाद में आपका एक SLP ए हैश सिग्नल आपका सपोर्ट करता है, पीसीएच को अनेबल करता है। ठीक है, हाई और लो, ये क्या है कि इंटरनली पुल अप और पुल डाउन के तरीके से काम करता है। अगर आप इस चीज को यूज कर रहे हैं,
यानी कि अगर आप देखेंगे कि जिस सिस्टम्स के अंदर में आपका एक्टिव स्लीप मोड और डीप स्लीप मोड आपस में कनेक्टेड होते हैं या स्विचिंग के लिए अनेबल्ड होते हैं, बहुत से चिपसेट के अंदर ये यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये जनरली कहाँ यूज किए जाते हैं, यहाँ पे एटीएम टेक्नोलॉजीज या आपका मैनेजमेंट सिस्टम, ये कॉर्पोरेट मॉडल्स के अंदर जनरली यूज किया जाता है ये सब, और ये एंड यूजर में बहुत कम मॉडल्स में देखने को मिलता है। तो ये सिग्नल वहां पे यूज किया जाता है जब आपका यहाँ पर इसको एक्टिवेट करना होता है, यानी कि जब आपकी ये सप्लाई जाती है तो ये आपका हाई हो जाना चाहिए या डिसेबल हो जाना चाहिए या अनेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद में आपका सेकंड नंबर आता है कि ए पावर, ये लैन का जो आपका सिग्नल है वो लैन को अनेबल करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ये क्या है, लैन सस्पेंडेड टू लैन है, यानी कि अगर ये अनेबल है तो लैन वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपको ये डिसेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी डिसेबल हो जाना चाहिए जब आपका, यानी इस पे 3 वोल्ट आपको मिलेगा तो आपका ASW सिग्नल एक्टिवेट है, यानी एक्टिव स्लीप मोड के अंदर गया है। ये आपका सस्पेंडेड उस स्टेट में जाने का इंडिकेशन होता है। इसी तरीके से अगर लैन आपका डिसेबल हो गया, ये सिग्नल आपका डिसेबल होना चाहिए, यानी सस्पेंड टू लैन है ये, यानी कि हम जो सिस्टम को है वो लैन मोड के अंदर डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो ये हमारा सस्पेंड टू लैन है, तो ये डिसेबल होना चाहिए सिग्नल, तो ये हमारा उसमें लैन जो है हमारा एक्टिवेट होता है। ये जनरली आपका S0 स्टेट में वर्क करता है अगर आपका एक्टिव स्लीप मोड यूज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अगर आपका एक्टिव स्लीप मोड सेपरेटली यूज होता है मैनेजमेंट इंजन के अलावा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें एटीएम और बाकी चीजों को हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो कॉर्पोरेट मॉडल्स में आता है, लेकिन जनरली एंड यूजर के लिए हम एमई रीजन तो एटलीस्ट हम यहाँ पे यूज करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एमई रीजन क्या होता है, एमई रीजन जो है वो पीसीएच का एक सेपरेट कंट्रोलर होता है जो इंडिविजुअली वर्क करता है कम्युनिकेशन करने में और सिंक्रोनाइजेशन करने में, कि दूसरे एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ में उसकी प्रोसेस को मैच किया जा सके। ठीक है, या फिर वो सेपरेटली अपना डिसीजन ले सके। अभी यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, जो पुराने मॉडल्स होते थे हमारे, वहां पे सारा प्रोसेस प्रोसेसर में होता था और सब आईओ के इंटरेक्शन के रूप में काम करते थे। जो हमारा सुपर आईओ होता था वो हमारा लो डिवाइस काउंट या एलपीसी जो होता था हमारा, वो उसके थ्रू आपके लो डिवाइस कम्युनिकेशन, डिवाइस को कम्युनिकेशन करने के लिए आईओ जनरेट किया गया था। और उससे थोड़े हायर कैपेसिटी वाले डिवाइसेस के लिए आपका साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज को, उसको भी पहले बाद में पहले डिवाइड ही कर रखा था कि क्योंकि मेमोरी उससे भी ज्यादा फास्ट काम करती है, और पीसीआई और ये थोड़ा 100 मेगाहर्ट्ज 133 266 पे पहुंच गए थे, तो इनको सेपरेट किया गया और रैम को सेपरेट किया। लेकिन बाद में अभी क्या है, अभी इन सबको इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कि उनको कम्युनिकेशन करने के लिए पहले क्या होता था कि ये सब अलग अलग सिस्टम पे काम करते थे, तो अभी क्या है कि उन सब की स्पीड्स को थोड़ा बढ़ा बढ़ा के इन्होंने एक मॉड्यूल में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है उसको। तो यहाँ पर ये होता है, तो लैन को हम लैन में होता है, तो यहाँ पर हम थे कि सस्पेंड टू लैन हमारा डिसेबल होना चाहिए, तो हमारा लैन एक्टिवेट हो जाता है। ये S3 स्टेट में होता है जनरली, अगर एटीएम टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई है तो। ठीक है, और अगर उसके बाद में होता है जब ये आपका ये एक्टिवेट हो, ये डिसेबल होता है, यानी ये आपका डिसेबल होना चाहिए, ये भी डिसेबल होना चाहिए, तो आपका जो है एक्टिव स्टेट का पावर ओके इंडिकेशन आपको मिल जाता है। अभी कुछ मॉडल्स में ये भी देखा जाता है कि ए पावर ओके और पावर ओके कनेक्टेड है, जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था। ये 3521 में और 3542 में जनरली इन दोनों को एक साथ कनेक्टेड किया हुआ है, यानी कि एक्टिव स्लीप वेल और वीसीसी कोर वाली जो आपकी वी कोर वाली ये कोर वेल जो है आपका पीसीएच का, इन दोनों को मर्ज कर दिया, यानी कि इन्होंने एक साथ ही उन दोनों को एक्टिवेट किया है। जब उनको एक साथ एक्टिवेट करेंगे तो उनके दोनों पावर गुड को भी उन्होंने मर्ज ही कर दिया कि दोनों को एक साथ ही हम, क्योंकि सिंगल सप्लाई से ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए पावर ओके, यानी कि एक्टिव स्लीप मोड का पावर ओके हमें मिलता है किस पे, 4 नंबर पे। तो जब हम ये एक्टिव पावर ओके हमें मिलता है, और उसके बाद में फिर क्या आता है हमारा, वीसीसी कोर की सप्लाईज बनती हैं। ठीक है, उस सप्लाईज में हमारे कौन कौन से सेक्शन आते हैं, वीसीसी आईओ बफर के लिए जो है, ठीक है, वीसीसी 3.3 वोल्ट आता है, रेफरेंस 5 वोल्ट। अभी एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे 2 रेफरेंस वोल्टेजेस हैं 5 वोल्ट की। एक जो सस्पेंडेड में बनी थी वो थी वी रेफरेंस अंडरस्कोर सस्पेंडेड। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि डायोड के आगे पीछे आपको एक तरफ 3 वोल्ट और एक तरफ 5 वोल्ट मिलेगी।
ठीक है। तो वो जो हमारी 5 वोल्ट आ रही थी सस्पेंडेड स्टेट में, वो थी सस्पेंडेड स्टेट की रेफरेंस वोल्टेज। और ये जो हमारी वोल्टेज है ये है हमारी कोर वेल की रेफरेंस वोल्टेज। तो ये वाली वोल्टेज भी आपकी होनी बहुत जरूरी है। इस वोल्टेज का भी बहुत फॉल्ट आता है, सेम वैसे ही जैसे आपका सस्पेंडेड में रेफरेंस वोल्टेज का फॉल्ट आता था। तो ये आपका एक्टिवेट होना चाहिए। और VCC DPLL फाइल ये होती हैं, ये आपकी फिजिकल लिंक लाइब्रेरीज हैं जो कि आपकी मैनुअली डिजाइन की जाती हैं कि वर्क करेंगे। ठीक है। और वी प्रोसेसर आईओ की सप्लाई है जो कि आपके प्रोसेसर से कनेक्शन करने वाले सेक्शंस को सप्लाई देती है PCH के। ठीक है। और VCC VRM है, इंटरनल VRM सेक्शंस हैं जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि आपका ये है VCC कोर के सेक्शन इंटरनली सप्लाई जाती हैं, उनके सेक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए ये है जहाँ से आपका पावर गुड सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है। उस VRM सेक्शन का ये नेबल सेक्शन के लिए सप्लाई है। एक होती है VCC DFT, ये आपका DMI और FDI सेक्शन है टर्मिनेशन का, उसकी सप्लाई है, उसकी टर्मिनेशन वोल्टेज की सप्लाई है, ये भी आपकी होनी चाहिए एक्टिवेट। उसके बाद में आपका VCC LVDS का से जानते हैं कन्वर्जन के टाइम पे जो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं 3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट के। ठीक है। ये VCC सप्लाई यानी कि आपका 1.05 वोल्ट आने के बाद भी आपकी ये सप्लाई सारी एक्टिवेट जब तक नहीं होंगी तब तक आपका क्या होगा, पावर ओके सिग्नल नहीं निकलता है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे LVDS सेक्शन में हम जब हमारे पास डेडिकेटेड VGA ग्राफिक्स लगा होता है तब तो ये सप्लाई एक्टिवेट नहीं होती है, यानी वो इंटरनल सेक्शन पे एक्टिवेट नहीं होती। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होता है कि जो आपकी पर्टिकुलर सेक्शन का अनेबल पॉइंट होता है जो कि एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उसको वो ग्राउंड करके रखता है। जैसे हम अगर कन्वर्जन के टाइम पे देखें तो 2.37 की सप्लाई, 2.37 की रेजिस्टेंस ही नहीं लगी होती है। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में जनरली होता है, सेकंड में होता है, थर्ड फोर्थ में तो ये सब एक्टिवेट करके ही रखा होता है, आपको क्या होता है स्विचिंग करनी होती है। तो वहां पर क्या होता है कि आपकी रेफरेंस वोल्टेज जो होती है वो ग्राउंड से एक मिनिमम इम्पीडेंस पे दे दी जाती है ताकि ये सेक्शन को इंटरनली डिसेबल किया जा सके। ठीक है। डीकपलिंग आपकी हटाई हुई होती है, डीकपलिंग को शॉर्ट कर देते हैं कई बार, तो आपको उन सेक्शन को फिर दोबारा एक्टिवेट करना पड़ता है उस सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। तो फिर ये सेक्शन वर्क में आता है और उसका पावर गुड क्या होता है फिर आपका इंटरनली इस पावर गुड के साथ में, पावर ओक के साथ में अटैच होता है और फिर आपका ये उस सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका अभी ये होगा ओके तभी मैं आगे पावर ओके जनरेट होगा। VCC SSC ये आपका स्केलेबल बफर है जो कि आपका क्लॉक के लिए यूज होते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को आपको क्लॉक प्रोवाइड की जाती है, उन डिफरेंट सेक्शंस पे प्रोवाइड करवाने के लिए उनकी वोल्टेज को मैनेज करने के लिए VCC SSC सप्लाई होती है, तो वो मैनेज की जाती है। जब ये सारी सप्लाई आपकी एक्टिवेट होती हैं, ठीक है, तो उसके बाद में इनके जो इंटरनल पावर गुड है वो आपस में कनेक्ट होके बाहर आपको इंडिकेट देता है पावर ओके सिग्नल का। यानी कि अभी जितने भी रिस्पॉन्सिबल एक्टिव स्टेट्स थे यानी सेक्शन थे PCH के, वो सब के सब क्या है आपके अभी प्रॉपर और स्टेबल है। स्टेबल यानी कि उनके ऊपर जो पावर की जो फ्लक्चुएशन है वो 10 मिली सेकेंड से ज्यादा की है। यानी कि अगर कुछ हमिंग हो रही है या कुछ छोटा मोटा अगर आपका उसमें वेरिएशन हो रहा है तो वो 10 मिली सेकेंड तक तो एटलीस्ट स्टेबल है ही है। ठीक है। तो उसके बाद की जो ग्लिचिंग या ये हम बोल सकते हैं कि इसको ये वेरिएशंस हैं वो एक्सटर्नल डिवाइसेस कैपेसिटेंस के थ्रू वो मैनेज की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके ये सारे के सारे वोल्टेज सप्लाईज जो है अगर एक्टिवेट होती हैं तो आपका पावर ओके सिग्नल जनरेट होता है। ठीक। अभी यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि जब आपका पावर ओके ये इसमें इंटीग्रेट नहीं किया है, नहीं तो वो कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको एक रफली ऊपर ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। तो जब आपका ए पावर ओके और पावर ओके, वैसे ये जनरली बहुत से मॉडलों में क्या सिमिलर कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जब आपका पावर ओके रिलीज होता है तो उसके बाद में आपका ये रिस्पॉन्सिबल है पावर ओके जब आपका रिलीज होता है, तो यहाँ पावर गुड के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रोसेसर पावर गुड के लिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपका DRAM पावर गुड के लिए। ठीक है। तो वो सेक्शन इसमें अभी इंटीग्रेट नहीं किया, वो नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो जब आपका ये पावर ओके रिलीज होता है, ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है कि अभी उसकी सारी सप्लाईज, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शंस VCC IO मेनली, क्योंकि DRAM रीसेट जो होता है, DRAM रीसेट बोल रहा हूँ सॉरी मैं, DRAM पावर गुड सिग्नल जो होता है वो आपका VCC IO से
के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर वीसीसी आईओ मेन जो 80% पार्ट जो है वीसीसी आईओ का ही डी रैम पावर गुड मैनेज करता है। तो डी रैम पावर गुड क्या होता है, ये इंडिकेशन होता है प्रोसेसर को कि अभी चिपसेट हमारा इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए तैयार है। तो जैसे ही आपका पावर ओके निकलता है तो उसी के साथ में आपका कौन सा स्टेट एक्टिव सिग्नल आपके साथ में निकलता है, वो पीसीएच से प्रोसेसर की तरफ एक्टिवेट हो जाता है। वो कौन सा है, डी रैम पावर गुड वाला। ठीक है, तो डी रैम पावर गुड स्टेट आपका इंडिकेशन हो जाता है कि अभी प्रोसेसर फर्दर करेगा। और उसमें फिर स्ट्रिप वीसीसी होता है जो कि प्रोसेसर की एक्टिविटी बताता है कि प्रोसेसर यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका प्रोसेसर पावर गुड ये आपका निकलता है। उसके लिए अभी देखिए प्रोसेसर पावर गुड के लिए आपकी क्या क्या कंडीशन होती है। जब आपका ए पावर ओके यानी कि हम बोल सकते हैं कि पावर ओके जब आपका स्टेबल हो जाता है, जब आपका पावर ओके रिलीज होगा यानी कि आपकी ये सारी सप्लाईज जो है 10 मिली सेकेंड से ग्रेटर टाइम के लिए स्टेबल है, तो आपका क्या होगा कि आपका पावर ओके रिलीज होता है। उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, ये मिस हो गया यहाँ पे से, जो एसपीआई सॉफ्ट है, ये गलत लिखा है, स्पॉट सॉफ्ट स्टार्ट होता है। यानी कि कई बार हमने एक चीज देखी है कि जो आपका पीसीएच के ऊपर डेटा नहीं आता है, ठीक है, सप्लाईज आ रही हैं लेकिन पीसीएच का जो क्या होता है, एसपीआई रोम जो होता है उसके ऊपर डेटा जनरेट नहीं होता है अगर वो शेयर्ड बायोस है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम इंडिविजुअली बायोस भी होती हैं कईयों में और कईयों में शेयर्ड बायोस होती हैं। शेयर्ड बायोस मतलब कि एक ही बायोस के अंदर दोनों के लिए वर्किंग प्रोसेस लिखा हुआ होता है, जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो उसको एक्सेस करता है और अपना काम करता है। ठीक है, वो होती है शेयर्ड सिस्टम। उसके अंदर दोनों तरफ आपका डेटा पैरेलली वर्क करता है। तो जो डिवाइस, जो होस्ट आपका चिप सिलेक्ट पहले करता है, ठीक है, तो जो होस्ट आपका सबसे पहले चिप सिलेक्ट करेगा वही उस डेटा को रीड कर पाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आपका ये आपका एक्टिवेट हो जाता है ना, जब आपका लैन और ए पावर ओके, उसके बाद में हमारा ए पावर ओके वेल ही आपके एसपीआई सिस्टम के लिए सप्लाई जनरेट करता है इंटरनली, जो आपका कनेक्टेड होता है इसके डेटा पे। तो यहाँ पर अगर आपके डेटा स्पॉट पे वोल्टेजेस और इस पे वोल्टेज आपको मिलती हैं, वो एक्टिव स्लीप मोड पे मिलती हैं। तो यानी कि ये बायोस के अंदर सिस्टम को रीड करता है। क्यों, एक्टिव स्लीप मोड क्या करता है, उसको वॉकअप इवेंट भी करवाना होता है, लैन के थ्रू वॉकअप करवाना चाहता है या रिमोटली सर्वर से ऑन करना है आपको, तो उसके लिए उसको एक एक्सेस मेमोरी लगती है जिसके अंदर डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन होती है या पोस्ट होता है, पूरा पावर ऑन सीक्वेंस होता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से आप वो करवा के, तो ये एसपीआई रोम जो होता है वो एक्टिव स्लीप बेल के साथ में कनेक्टेड होता है। तो इस पे आपका सारा सप्लाई और फोकस होता है। तो यहाँ पर अभी डेटा जनरेट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपकी सप्लाई आ गई। किस पे, एसपीआई के चिप सिलेक्ट पे। राइट नहीं कह रहा मैं, जो आपका डेटा आउटपुट, डेटा इनपुट और क्लॉक सिस्टम होता है, उन पे सप्लाई एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन आपको वहां पे डेटा नहीं मिलेगा। डेटा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा क्लॉक सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा ये क्लॉक सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो जहाँ पे आपकी सप्लाई जो होती है इंटरनल डेटा के साथ में कम्युनिकेशन या मॉड्यूलेशन के लिए वहां पे एक्टिवेट हो जाती है। तो जब आपका पावर ओके निकलता है, ठीक है, तो पावर ओके निकलता है। दूसरा आपका, जब आपकी क्या होता है, वीसीसी कोर आपकी वीसीसी आईओ को सप्लाई मिलती है प्रॉपर, ये पावर ओके जब आपका मिलता है तो क्या होता है आपका, फिर आपका ये जनरेट होता है 8 नंबर पे क्लॉक्स, जो आपके इंटरनल क्लॉक्स जो होती हैं वो आपकी जनरेट होने लगती हैं। ठीक है, तो जब ये क्लॉक जनरेट होती हैं तब आपका एसपीआई रोम पे डेटा जनरेट होता है। ठीक है, जितने भी आपके इस पे सॉफ्ट स्टार्ट के लिए जितने भी एसपीआई रोम पे इंटरफेस पे डेटा जनरेट होता है, तो वो आपका यहाँ पे होता है। तो जब आपकी क्लॉक जनरेट होती है, ठीक है, तो आपका प्रोसेसर पावर गुड रिलीज होता है, यानी कि पावर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद में क्लॉक इंटरफेस भी रेडी होना चाहिए आपका। दोनों चीजें जब आपकी रेडी हो जाती है तो प्रोसेसर पावर गुड रिलीज होता है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा कहाँ जाता है, प्रोसेसर के ऊपर जाता है, कि प्रोसेसर को अब इंडिकेशन मिल गया कि मेरा चिपसेट जो है, जो पीसीएच है मेरा, वो जिसके साथ में मुझे आगे फर्दर पेरिफेरल इंटरफेस जो है वो रेडी हो गया है। तो उसने मुझे प्रोसेसर के लिए पावर गुड सिग्नल दिया। तो अभी आगे फर्दर हो, तो ये प्रोसेसर पे आपका पावर गुड प्रोसेसर के ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये सिर्फ चिपसेट का जो एक्टिव स्टेट मोड से और कोर मोड के अंदर जाने का जो प्रोसेस है वो ये है। यानी कि अभी एक चीज आप देखिए कि ये प्रोसेस भी हो रहा है और साथ में
ये जो हमने पढ़ा था ये वाला प्रोसेस भी चलता है, ठीक है। वी आर ऑन भी जा रहा है, प्रोसेसर पावर गुड भी निकल के जा रही है, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है, मतलब ये साइमल्टेनियसली वर्क होता है साथ साथ में। तो आपको ये देखना है कि ये चिपसेट का फॉल्ट निकालने के लिए या प्रोसेसर के आगे वर्क करने के लिए वी आर ऑन यहाँ से गया, अभी हम आज हमने देखा कि प्रोसेसर पावर गुड गया, ठीक है। अभी प्रोसेसर प्रेजेंट वाला भी होगा कि प्रोसेसर प्रेजेंट भी है कि नहीं है, वो अपने सॉकेट में लगा हुआ है कि नहीं है, कहीं उस पिन के ऊपर से ही दिक्कत आ रही हो, ठीक है। कई बार क्रोजन आ जाता है उसमें। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है कि ये पीसीएच का जो सेक्शन है ये यहाँ पर इस तरीके से वर्क करता है। अभी हम क्लॉक के ऊपर सेक्शन के ऊपर देख लेंगे, ठीक है। क्लॉक के ऊपर देखेंगे कि क्लॉक कैसे सेपरेटली कैसे वर्क करता है, उसे एक्टिवेशन कैसे करना है। एफडीआई के ऊपर आपका डेटा मॉड्यूलेशन, उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको थोड़े से डीएसओ के भी सिग्नल्स दिखाऊंगा वहां पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा प्रोसेस है। अभी आप एक चीज देखिए, उन दोनों चीजों को अगर आप मिलाएंगे तो ये बहुत बड़ा चार्ट बनता है। तो मैंने इनको सेपरेट सेपरेट बनाया, अगर आप इंडिविजुअली इसको देखेंगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। ये इससे क्या है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन वाइज उसको डिवाइड करके स्टडी कर सकते हो, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये हमारा एक मिनिमम प्रोसेस है जो कि पीसीएच का कौन सा एक्टिव स्लीप मोड और कोर वेल के साथ में ये सिग्नल्स जो हैं वो वर्क करते हैं। किसको इंडिकेशन करने के लिए, प्रोसेसर को इंडिकेशन करने के लिए। तो वी कोर के अंदर और भी बहुत सी सप्लाईज हैं जो इसमें नहीं लिखी हुई हैं, तो उसके लिए एक चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया था आप लोगों के लिए। इसमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन इसकी लिखी हुई है। क्या, एक तो वी प्रोसेसर जो आईओ वाली सप्लाई होती है, ये क्या है, आईओ बफर को सप्लाई देती है प्रोसेसर के साथ में जो कम्युनिकेशन करता है चिपसेट। ये वी रेफरेंस आपकी पीसीएचई कोर की रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है। ये अगर कोर वेल बन रही है तो ये रेफरेंस वोल्टेज भी आपकी होनी चाहिए। रेफरेंस वोल्टेज क्या होती है कि इंटरनली जो आपके कंपैरेटर्स होते हैं, प्रोसेसर जो है वो एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है, यानी कि प्रोसेसर भी है और पीसीएच भी है या आईओ है, ईसी है, किसी की भी हम बात करें, कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक बहुत ह्यूज इंटीग्रिटी में क्या होता है, वो इंटरनली उसमें लॉजिक्स होते हैं। तो लॉजिक्स में क्या है, आपके मोस्टली कंपैरेटर, बफर, आईओज और ये सब होता है। तो उसमें क्या होता है कि उनको एक रेफरेंस वोल्टेज लगता है जिसके साथ में वो कंपेयर कर सकें। वो उसको स्टेप डाउन करके भी काम कर सकते हैं और उसके साथ में साइमल्टेनियसली भी उसी चीज को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस वोल्टेज होती है पीसीएच कोर वेल के लिए, ठीक है। उसकी रेफरेंस वोल्टेज के रूप में काम करती है। 3.3 आपकी बफर वोल्टेज है नॉर्मली, जो आपकी जैसे हमारी सस्पेंडेड के लिए, ये जैसे सस्पेंडेड में हमारी पीसीएच वाली वोल्टेज निकल के आई थी, वीसीसी पीसीएच वाली, तो सस्पेंडेड की आईओ बफर वोल्टेज थी। इसी तरीके से आपकी जो आपकी रन वोल्टेज आती है, या हम बोलते हैं कि +3 वोल्ट आती है, जैसे किसी किसी में +3 वोल्ट लिखा होता है, यानी रन वोल्टेज जो कि आपकी सस्पेंडेड स्टेट के बाद में जो बनती है, जो सस्पेंडेड सप्लाई के बाद में जो बनती है 3 वोल्ट मॉसफेट के थ्रू क्रॉस करके, तो वो आपके चिप के अंदर जो आती है वो आईओ बफर्स के लिए आती है। एक वीआरएम बताया था, वीआरएम वही होता है आपका पीएलएल फाइल्स के लिए, जितने भी आपके लिंक लाइब्रेरीज होती हैं फिजिकली, जो कि आपकी क्लॉक के लिए वर्क करती है, पर्टिकुलर अलग अलग सेक्शंस को जोड़ती हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो वो वीआरएम सेक्शंस की वो उसकी सप्लाई को वीसीसी वीआरएम लेता है। 1.8 वोल्ट आती है, एक 1.5 वोल्ट, इसमें सेपरेट लिखा हुआ है। जो 1.5 वोल्ट होती है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल यानी कि डेस्कटॉप जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं, या इंटेल के, या फिर हम टैबलेट्स बोल सकते हैं, मोबाइल्स बोल सकते हैं, या हम लैपटॉप बोलेंगे, ठीक है। जब हम डेस्कटॉप की बात करते हैं तो वहां पे हमारा 1.8 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर ये 1.8 वोल्ट यूज किया जाता है डेस्कटॉप के लिए, और मोबाइल्स के लिए 1.5 वोल्ट यूज करते हैं। ये वही सेम वैसे ही है सस्पेंड, ये आपकी कोर वेल के लिए रेफरेंस वोल्टेज थी, ये सस्पेंडेड के लिए लास्ट टाइम जो हमने देखा था। ये सस्पेंडेड की आईओ बफर है। वीसीसी को इंटरनल लॉजिक वोल्टेज है, ये मेन वोल्टेज है जो आपके चिप को सप्लाई देती है, ठीक है। ये सेक्शन है, ये मतलब आपका इंटरनल लॉजिक जितने भी हैं उनके इंटरनल सेक्शन को सप्लाई दे रहे हैं। वीसीसी आईओ कोर वेल आईओ बफर है, यानी कि आपके इंटरनल सेक्शंस आपस में टॉक करते हैं, बात करते हैं। या पीसीएच आपका प्रोसेसर के साथ में बातें करेगा, या कुछ भी कह सकते हैं, उसमें डेटा ट्रांसफर करेगा। तो उन सेक्शंस को पावर देने के लिए, आपके आईओ सेक्शंस को पावर देने के लिए
ये आपके जैसे ये टर्मिनेशन वोल्टेज के लिए होता है। तो ये हमारा उस एक्शन आयो सेक्शन को डीएमआई है, ठीक है, 2 बार लिख दिया कोई बात नहीं। ये डीएमआई वोल्टेज है, डीएमआई बफर वोल्टेज है, डीएमआई सेक्शन के लिए है। उस पे आपका जो डीएमआई टू डीएमआई वर्क करेगा, जो मानी डीएमआई जो आपका पीसीएच का जो डीएमआई है वो प्रोसेसर के डीएमआई को वर्क करने के लिए, उसके लिए आपका ये वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, जो आपका डी रैम रीसेट, जो डी रैम पावर गुड जो आपका गया है, रीसेट बोल रहा हूँ सॉरी, उसको ध्यान रखना कि जो डी रैम जो पावर गुड है उसका इंडिकेशन जब जाता है तो डीएमआई के ऊपर ही आपका क्या होता है, डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है, जो आपका रैम के थ्रू पीसीएच को मिलता है। तो वो है, और ये क्लॉक है, डीएमआई की क्लॉक बफर की वोल्टेज है। अगर मान लीजिए वोल्टेज तो आपको मिल रही है लेकिन उसके ऊपर में आपका क्लॉक जनरेशन के हिसाब से डेटा नहीं ट्रेवल कर रहा है, तो ये उसकी वोल्टेज है। एसपीआई के लिए, एसपीआई के लिए अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एसपीआई वोल्टेज में ना 2 लॉजिक होते हैं। एक लॉजिक होता है कि अगर आपका, एक बार मैं इसे खोलता हूँ सिमेट्रिक को तो उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एसपीआई का है, वीसीसी एसपीआई होता है मेरे ख्याल से, वीसीसी एसपीआई। ये देखिए यहाँ पर ये 2 वोल्टेजेस हैं। वीसीसी एसपीआई क्या होता है, ये आपका जो है वो जो आपके जो लगाते हैं पीसीएच, सॉरी जो आपका क्या कहते हैं बायोस जो लगा होता है, सॉरी जो बायोस लगा होता है एसपीआई वाला, उस सेक्शन के साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए ये है। इसमें देखिए 2 सप्लाईज आपको इंट्रोड्यूस की जाती है, एक तो पीसीएच जो हमारी सस्पेंडेड स्टेट में बनती है, पीसीएच के सस्पेंडेड स्टेट में बनती है, और वीएस जो हमारी पीसीएच के कोर स्टेट में बनती है, यानी कि उसके रन स्टेट में बनती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चिपसेट्स के साथ में या वेंडर्स के साथ में, कि आपके पीस एसपीआई रोम को वो कहाँ से सप्लाई देना चाहते हैं। जनरली क्या होता है, जब आपकी रोम बायोस जो शेयर्ड बायोस लगी होती है, यानी कि आपका ईसी और पीसीएच दोनों के दोनों ही जब आपका एक ही बायोस के ऊपर वर्क करते हैं, एक ही बायोस के साथ में काम करते हैं, तो जनरली वहां पर क्या है, वहां सस्पेंडेड स्टेट के अंदर पीसीएच को पावर दी जाती है, ठीक है, एसपीआई सिस्टम के लिए, एसपीआई रोम के लिए। तो अगर वो सेपरेटली यूज हो रहा है, यानी कि ईसी एक अलग लगी हुई है स्टार्टअप के लिए, ठीक है, और रिकवरी के लिए एक अलग लगी है, लेकिन पीसीएच का एक सेक्शन अलग ही है जिसके अंदर वो कम्युनिकेशन करता है, तो वो तब कम्युनिकेशन करेगा जब आपका वो एक्टिव स्लीप मोड में जाएगा, ठीक है ना, या फिर एक्टिव स्लीप मोड से भी बाहर कोर स्टेट में जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक एसपीआई रोम पे डेटा जनरेट होगा ही नहीं, उसके साथ में कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, अगर आपका, अगर वो आपका कोर वो वैल्यू पे नहीं जाता है, क्योंकि क्लॉक्स तो हमारी तभी बनती है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, जब हमारी शेयर्ड बायोस होती है तब तो हमारा वी कोर सेक्शन एक्टिवेट ही नहीं होता, या मतलब कोर सेक्शन हमारा पीसीएच का एक्टिवेट ही नहीं होता, तो डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, तब जो उसका डेटा लाइन है ना, आप देखेंगे ईसी के साथ भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ईसी का डेटा फॉर्मेशन उसके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा होता है, ना कि पीसीएच का कम्युनिकेशन कर रहा होता है। पीसीएच का तो क्लॉक बनने के बाद जनरेट होगा, ठीक है। तो दोनों की बसेस जो होती हैं, दोनों की जो डेटा लाइंस होती हैं वो पीसीएच से भी जुड़ी हुई होती हैं और इससे ईसी से भी जुड़ी हुई होती है। तो उस केस में क्या होता है कि आप दोनों के बीच के कनेक्शन में ना रेजिस्टिविटी का डिफरेंस देखेंगे। एक में शायद 33 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी होगी, एक में शायद आपका 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हो, ठीक है। तो जनरली इसी के साथ में कम ओम की रेजिस्टेंस यूज करते हैं और पीसीएच के साथ में हैवी रेजिस्टेंस यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ क्लॉक जनरेशन ज्यादा होता है। तो इस तरीके से वो यूज करते हैं। तो यही मैं तो आपको बताना चाह रहा था कि ये डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हो सकता है। तो आपको कई जगहों पर आपको पीसीएच पे बाद में वोल्टेज मिल सकती है, पीसीएच वाले में कई जगहों पर पहले मिलती है, उसके आपको लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। तो लॉजिक समझने के लिए आप एक चीज देख सकते हो, जो हमारा सिमेटिक्स होते हैं ना, इनके स्टार्टिंग में ना आपको ये सब डायग्राम्स दिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें ना सारे डिवाइसेस की कनेक्टिविटी आपको बताई हुई होती है, कि देखिए पीसीआई एक्सप्रेस के साथ में ये जुड़ा हुआ है, एफडीआई के साथ में ऐसे। ये एफडीआई सिर्फ यूज होता है ग्राफिक इंजन और डिस्प्ले ड्राइवर के बीच में, और इसका कोई वर्क नहीं है, ठीक है। अगर हम इंटेल ग्राफिक्स को यूज कर रहे हैं तो उसका इंजन यहाँ होता है प्रोसेसर में और ड्राइवर यहाँ होता है।
तो हमें ड्राइवर इंजन से ड्राइवर तक डेटा पहुंचाने के लिए एफडीआई का यूज होता है, जो कि हमारा फ्लेक्सिबल डिस्प्ले इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से कम्युनिकेशन होता है। डीएमआई हमारा डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट ये हमें अथॉरिटी देता है कि हम डायरेक्ट किसी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारा डायरेक्ट एक्स करके हम सॉफ्टवेयर्स में भी यूज करते हैं। डायरेक्ट एक्स 9, डायरेक्ट एक्स 10, 11, अभी तो बहुत से आ गए। तो वो क्या करते हैं, वो डीएमआई को ही यूज करते हैं हार्डवेयर लेवल पे कम्युनिकेशन करने के लिए, डायरेक्ट एक्सेस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा डीएमआई है। अभी इसमें देखिए 100 मेगाहर्ट्ज का है, जिसमें आपका 5 GB पर सेकंड के हिसाब से डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 100 मेगाहर्ट्ज की लाइन है, फ्रीक्वेंसी पे आपका 2.7 गीगा ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, गीगा जीटी मेरे ख्याल से टेरा है कुछ ट्रांसफर रेट है पर सेकंड का। ठीक है, तो ये आपका एफडीआई यहाँ पे यूज होता है। तो इसी तरीके से आपका ये एलवीडीएस यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अभी ये देखिए, इसी में मैं एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे ले लेता हूँ, कन्वर्जन का। अभी हम कन्वर्जन के लिए हम लॉजिक को क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं लॉजिक का कि आपका जो ग्राफिक्स जो एलवीडीएस है ना, वो ड्राइवर सेक्शन से होकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिक इंजन लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे पावर दे देता हूँ और एफडीआई को जोड़ देता हूँ, तो यहाँ का ड्राइवर इंजन, ये ग्राफिक इंजन वर्क करना चालू करेगा और डेटा यहाँ तक पहुंचा देगा। फिर मैं इसके सेक्शन को एक्टिवेट करूंगा ड्राइवर के सेक्शन के, और वो एलवीडीएस के थ्रू बाहर दे देगा डेटा, और फिर मुझे कनेक्टर इसको और इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा, और यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एलवीडीएस यहाँ से कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है ना, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी इंजन ही है, अभी इसमें ड्राइवर सेक्शन ही हटा दिया इन्होंने। इससे क्या हो गया कि अभी वो डिपेंडेंसी कहाँ आ गई है इनकी, कि ये डायरेक्टली आपके इंटेल के ड्राइवर सेक्शन पे ही वर्क कर रहे हैं। तो इस मॉडल के अंदर ना आपको सिर्फ कॉइल हटाने की जरूरत है, यानी कि ये सिर्फ इस पार्ट को निकाल देंगे तो ये सब पार्ट ऑटोमेटिक एक्टिवेट ही है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये स्विचिंग का ये फंडा होता है, यानी ये यहाँ से तो कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें, ये ओवरऑल कनेक्शन देखने, आप इंटरनली भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये कनेक्टेड नहीं है, तो यानी कि डेटा कहाँ से जाएगा, ये डेटा पहले इसमें ही जाएगा, फिर यहाँ से इंजन ही प्रोसेस करके एफडीआई पे देगा, और उसी का ड्राइवर सेक्शन बाहर जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, तो इसका इंजन तो एटलीस्ट काम कर ही रहा है, वो डेटा प्रोसेस करने लग जाएगा आपस में। तो ये एक हॉट स्वैपिंग, हॉट स्विचिंग है, जो कि ग्राफिक्स टू ग्राफिक्स इन्होंने दी हुई है डिपेंडेंसी के लिए। और दूसरा, अगर ये लगा हुआ है तो वो पीसीआई के थ्रू डेटा कहाँ जा रहा है, ग्राफिक इंजन में ही जा रहा है। ठीक है, तो वही डेटा आपका फिर एफडीआई के थ्रू आपका एलवीडीएस सेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे रूट आपका सेम इंजन के थ्रू ही रूट हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये क्या है कि सिर्फ कॉइल हटा दो सर, डिस्प्ले स्विच हो गया, ये वो प्रोसेस है। जबकि दूसरे में ऐसा नहीं होता, वहां पे आपको स्विचिंग करनी पड़ती है। कभी फर्स्ट जनरेशन के ऊपर अभी बात करेंगे जब डिस्प्ले वाला सेक्शन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर सेक्शन, अब यहाँ पे हम एसपीआई पे वर्क, एसपीआई के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए एसपीआई हमारा डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, किसके साथ, पीसीएच के साथ में। ठीक है, तो अभी हो सकता है इसमें है ना एक इसके सेक्शन को किसमें सस्पेंडेड से ना करके आपके किसमें कोर सिस्टम से आपको सप्लाई दी गई हो। ठीक है, ये देखना पड़ेगा, सब में अलग अलग हो सकता है। और दूसरा इसका तो फिर इसकी इसी के अंदर ही इसकी बायोस इंटीग्रेट होती है, वो तो इसी के अंदर ही, इसलिए बाहर इसका कनेक्शन नहीं दिया, क्योंकि KB9012 क्या प्रोग्रामेबल होती है। जो पहले हमारी बाहर बायोस दी होती थी, उनका मेन मकसद क्या था कि इसके साथ में कम्युनिकेशन करना। अभी क्या था, उसमें कुछ एक डिस्टेंस मैपिंग होती है कि थोड़ा और फास्ट करने के लिए और पास लगाना पड़ेगा, और फास्ट करने के लिए और पास लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको इंटीग्रेट ही कर दिया, ये और ज्यादा फास्ट काम करेगा। ठीक है, हमें देखने में तो एक मेरे ख्याल से 1-1.5 इंच का ही फर्क है, लेकिन अगर हम एक डाटा प्रोसेसिंग लेवल पर जाएंगे तो 1 इंच से बहुत टाइम्स डेटा की परफॉर्मेंस को लॉसिंग होनी पड़ती है, क्योंकि वो बाहर एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, उस पर इंडिविजुअल हीटिंग वर्क करती है, बीच में पीसीबी प्रिंटिंग के ऊपर में कार्बन, क्रोजन, इस तरीके बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से वो उनका कम्युनिकेशन अभी क्या है कि वो बायोस का जो डेटा है, इसी जो बायोस है वो आपका इंटीग्रेट कर दिया, तो वो इंटरनली अपने आप कम्युनिकेशन करता है, वहाँ पे कोई वैसा इफेक्ट नहीं है, मतलब आपका कोई रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो अच्छा वेल वर्क करता है, तो इसलिए उनको इंटीग्रेट कर दिया गया अभी फिलहाल में। तो हम यहाँ पे देख रहे थे जो डेटा की हमारी ये वोल्टेजेस थी। ठीक है, तो ये एसपीआई वीसीसी एसपीआई के बारे में मैंने आपको लॉजिक बताया, ये उसके कंट्रोल लॉजिक्स को सप्लाई देता है। अगर आपका डेटा
सप्लाई अगर उस पर नहीं मिल रही है आपको पीसीसी पे और आपको लग रहा है कि मेरा सिस्टम ऑन हो रहा है, तो आपको ये सप्लाई देखनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा साथ में अगर आपका उस पर डेटा जनरेट नहीं हो रहा, सप्लाई अप्लाई सब बन रही है, आप बोल रहे यार ये सप्लाई यहाँ पे जनरेट नहीं, तो आपको क्लॉक सेक्शन के लिए सप्लाईज आपको देखनी पड़ेंगी। कौन सी? ये यहाँ पर आएंगी अभी। तो ये हमारी ये क्या है, हमारी वीसीसी आरटीसी बैटरी वोल्टेज है। एचडीए वाली आपको बताया था, ये सस्पेंडेड के लिए हमारी एक वीसीसी सस्पेंडेड वोल्टेज है, जो कि हमारी सस्पेंडेड स्टेट का ए पावर ओके निकलने के लिए बहुत जरूरी है, तो ये वाली सप्लाई भी होती है, ठीक है। सेम सप्लाई है लो वोल्टेज के लिए। एक वीसीसी एनालॉग पावर है डिस्प्ले के लिए, ये डिस्प्ले सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये डिस्प्ले सेक्शन के लिए ये आपकी दोनों, ये यानी कि डिजिटल जो आपकी डिस्प्ले होता है, डीपी पोर्ट होता है या एलवीडीएस सेक्शन बोल सकते हो आप, उन सेक्शंस के लिए ये सप्लाईज है ना, आपको मॉनिटर करनी है। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई वैल्यूज नहीं है, ये इनकी पर्टिकुलर बहुत वैल्यू होती है अगर आप पर्टिकुलर डिस्प्ले के लिए ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो कि आपका प्रोसेसर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है या सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। वैसे इंटरनली डीपली इतना जाके ना फॉल्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक आइडेंटिफाई करते रहेंगे तो आप एटलीस्ट एक जो माइनर फॉल्ट है ना, वो कई बार मिलता नहीं है। तो ये लॉजिक्स अगर आपको ये सप्लाईज के बारे में पता होगा, तो वो लॉजिक्स, इन लॉजिक्स से आप उन सप्लाईज तक, उन फॉल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए ये सप्लाईज को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये है एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। डैक एनालॉग पावर है जो आपके एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके लिए आपकी ये भी आपके कोर वेल के साथ में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये सप्लाई, इस पे भी एक्टिवेशन, नहीं तो आपके एनालॉग सिस्टम से जो आपकी सप्लाईज आ रही हैं वो डिजिटली कन्वर्ट होकर आपको नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे एसी प्रेजेंट, ठीक है, वो डिजिटली नहीं आता है, वो एनालॉग सिस्टम है कि वोल्टेज हाई है कि लो है, ये एनालॉग सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें आपका वो उस तरीके से जाता है। तो ये आपका एलवीडीएस है, एनालॉग सप्लाई मोबाइल के लिए, ए एनालॉग, ठीक है। और ये आपका टीएक्स है, आईओ बफर, एलसीडी के आईओ बफर के लिए, ठीक है। एलवीडीएस के आईओ बफर के लिए आपकी, यानी डाटा कम्युनिकेशन के लिए, जो आपका कई बार क्या होता है कि जो एलसीडी पे जो डेटा नहीं आता है, उस डेटा की आईओ बफर की ये सप्लाई है, ठीक है। तो ये वाली, तो उसके बाद में आपको बताया था ये एसएससी क्या है, स्प्रेड मॉड्यूल है, मॉड्यूलर है, जो कि क्लॉक को स्प्रेड कर देता है, ठीक है। क्लॉक्स को डिवाइड कर देगा पर्टिकुलर अलग अलग सेक्शंस के लिए। ये इसमें 99 जाएगी, इसमें 14 जाएगी, इसमें 48 जाएगी, यूएसबी के लिए 48 जाएगी, 24 आपकी ग्राफिक्स के लिए जाएगी, ठीक है। डीएमआई के लिए 100 जाएगी या 200 जाएगी, आपकी प्रोसेसर के लिए 99, पीसीआई के लिए 99 जाएगी। इस तरीके की जो सप्लाईज, जो आपकी जो क्लॉक को जो स्प्रेडिंग होती है, ये इस सेक्शन की वजह से होती है। पर्टिकुलर इस सेक्शन में अगर सप्लाई नहीं होगी तो पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस में आपको क्लॉक मिलेगी, बाकी सब में मिलेगी ही नहीं, ठीक है। कई बार होता है कि 25 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक जनरेट नहीं हो रही होती है बाहर, ये रेफरेंस वोल्टेज कहाँ से आती है? 25 मेगाहर्ट्ज क्लॉक से जाती है। तो वो क्लॉक ही आपके इंटरनल सेक्शंस को सबको ये स्प्रेड, ये वो उसी को स्प्रेडिंग करता है, ठीक है। तो ये आपका ये मॉड्यूलर भी आपका एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में डिफरेंशियल है, जो क्लॉक्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट के अंदर में जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलती हैं, उस पर वोल्टेजेस जो मिलती हैं, ठीक है, आयो बफर के लिए, तो वो आपको यहाँ पर आती है। वो उसके लिए ये सप्लाई, ये भी होना जरूरी, नहीं तो आपका कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, मॉड्यूलेशन नहीं होगा डेटा का क्लॉक का, तो वो फिर आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वोल्टेज होनी चाहिए। उसके बाद में डीएफटी टर्म्स होती है, ये डीएफटीवीएस है, ये कौन सी है आपकी? डीएमआई और एफडीआई की सप्लाई वोल्टेज का पॉइंट है, 1.8 वोल्ट इस पे होती है, ये भी आपकी सप्लाई यहाँ पर होनी चाहिए। यही आपके सिस्टम को ये टर्मिनेशन वोल्टेज की सप्लाई है। जब तक ये सप्लाई नहीं होगी तब तक आपका एफडीआई और डीएमआई के ऊपर डेटा वर्क नहीं करने लगेगा, यानी कि प्रोसेसर जो है पीसीएच के साथ में कम्युनिकेशन नहीं करेगा डीएमआई के ऊपर, अगर आपकी वोल्टेज नहीं होगी तो। वीसीसी क्लॉक है, ये एनालॉग पावर सप्लाई, इंटरनल पीएलएल, जो आपके इंटरनल क्लॉक लॉजिक्स हैं, उनकी जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे 48 के लिए कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, उस क्लॉक की एनालॉग पावर है ये, ठीक है। उसके बाद में आपका ये है आपका डीएमआई पीएलएल के लिए, एफडीआई पीएमएल, ये इनका इंडिविजुअल जो सेक्शन है। अभी जो हम ऊपर देख रहे थे, ये कौन सी देख रहे थे? इंडिविजुअल आपके उसकी पावर सप्लाई, टर्मिनेशन वोल्टेज की पावर सप्लाई है, और उसके जो पीएलएल सेक्शन है, जो उनके सेक्शंस हैं पर्टिकुलर, उन सेक्शंस को पावर, उनको वर्किंग में लाने के लिए जो पावर है उनकी पीएलएल सेक्शंस की, उनके जो लॉजिक्स को पर वर्किंग करने के लिए, वो ये वाली सप्लाई है। तो ये आपके, ये मोस्टली आपको कब देखना है? जब आपका पोस्ट के अंदर, ये ज्यादातर आता है पोस्ट के अंदर, ये सप्लाईज जो आती हैं, ये पोस्ट में जब आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता है तब ये आपका होता है। एटलीस्ट यहाँ तक आपका, ये देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमने
ईसी वाला जो पार्ट हमने पढ़ा वो, पीसीएच वाला पार्ट जो पढ़ा हमने अभी तक वो, और अभी जो हम प्रोसेसर वाला पार्ट पढ़ेंगे जनवरी में वो, ये सब साइमल्टेनियसली एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, ये आगे पीछे नहीं है। हम पढ़ा आगे पीछे के तरीके से रहे हैं, लेकिन ये आगे पीछे नहीं होते। उनके जो सिग्नल्स है ना, ये सिग्नल वाइज ही एक साथ कॉमन, जैसे वी आर ऑन और इधर से पावर गुड, जो हमने पहले वी आर ऑन पढ़ा वो एक साथ निकलेगा, और यहाँ से पावर गुड, ये सब इन दोनों का टाइमिंग एक साथ है लगभग, ठीक है। तो ये इसी तरीके से जब हम प्रोसेसर में जाएंगे ना, तो प्रोसेसर के अंदर भी उसकी एक्टिवेशन वीक, और जब वी आर ऑन और ये प्रोसेसर जाएगा उसके बाद उनका रन स्टेट आता है। तो वो रन स्टेट में जब आपका ये सारा कम्युनिकेशन होगा डीएमआई वाला, ये वाली वोल्टेज, यहाँ वाली वोल्टेज आपकी तब समझ में आएगी कि ये हमने वोल्टेजेस को हमने वर्क एक्टिवेट किया, उसके बाद में वहां पे से डेटा ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था जो कि पीसीएच के लिए इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो इसको एक बार हम इन इन सप्लाईज को हम देख लेते हैं एक बार। मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक हम यहाँ पे देखें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये डीएमआई का है, ये डीएमआई की आईओ बफर के लिए यहाँ के ये एक्टिवेट तब तक नहीं होंगे जब तक आपके ये सप्लाईज नहीं आएंगी, ठीक है ना। अभी ये हमारा डेटा सेक्शन है, तो हमें सप्लाई सेक्शन में जाके देखना। ये हमारा देखिए, अब यहाँ पे ये जो मैं बता रहा था आपको 2.37 के की ये रेजिस्टेंस होती है जो इंटरनल ग्राफिक्स को अनेबल करती है, ठीक है, इस सेक्शन को अनेबल करती है। ये क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है। ये रेजिस्टेंस नहीं लगी होगी तो डेटा जनरेट नहीं होगा, आईओ बफर इसके ऊपर कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तो ये रेजिस्टेंस वहां पे लगा। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ये डिस्कनेक्ट किए होते हैं, जिससे कि सिस्टम को ये पता चलता है कि मुझे इसका पावर गुड जनरेट नहीं करना है। जब हम पावर गुड की बात कर रहे थे सब सेक्शंस के ऊपर आउटपुट कैसे निकलेगा, तो ये हमें ये एक पॉइंट है इसके लिए, एलवीडीएस के लिए, ठीक है। और इसमें भी है, जैसे ये रेफरेंस वोल्टेज डेक दे रखी है ये सीआरटी के लिए, ये एक एक रेफरेंस वोल्टेज, एक रेफरेंस पॉइंट सब में होता है जो कि नॉर्मली दिया हुआ होता है। ये आपका पावर सेक्शन आ गया, ये देखिए ये आपका 1.5 वोल्ट आ रहा है वीआरएम सेक्शन के लिए जो हमने पढ़ा था, जो कि डेस्कटॉप पे आपका 1.8 वोल्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही मोबाइल सेक्शन के लिए बात करें तो वीआरएम सेक्शन 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है ना, और डेस्कटॉप के लिए 1.8 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर हमें 1.5 वोल्ट ये वीआरएम सेक्शन के लिए है, ये एक्टिवेट होना चाहिए, नहीं तो आपका पावर गुड नहीं निकलेगा। कौन सा, पावर ओके वाला। ये वीसीसी आईओ है, ये आईओ बफर के लिए आपकी सप्लाई है। देखिए यहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, ये वही आपकी वीसीसीपी वाली जो कि 1.505 वोल्ट कोर वेल के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। ये वीएस के साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है। ये वीएस कौन सी, जब ये बनेगी तभी ये बनेगी। कैसे, सस्पी जो हैश था वो सस्पी में कन्वर्ट हुआ था, फिर उसने वीएस वोल्टेज बनाई थी, सस्पेंडेड स्टेट की वोल्टेज बनाई थी, जो कि सिस्टम का सस्पेंडेड स्टेट है, ठीक है ना, चिपसेट का सस्पेंडेड स्टेट नहीं है, ठीक है। उसकी ये वीएस वोल्टेजेस हैं। जबकि जब हम इसकी अभी ये देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट रोम है। अभी इसको रोम को देखते हैं इन्होंने कहाँ से लिया हुआ है, ये रोम की वोल्टेज इन्होंने कहाँ से ली हुई है, यहीं पर होनी चाहिए क्योंकि इसमें एड्रेसिंग नहीं दी हुई है। देखते हैं, ये इन्होंने +3 वोल्ट है, तो ये जनरली रन स्टेट में ही बन रहा होगा, नहीं तो सस्पेंडेड का कुछ ना कुछ इंडिकेशन होता है इसमें। ये रहा, ये वीएस देखिए यहाँ पर भी दो ऑलवेज से भी आ रहा है, ये अभी ऑलवेज से ही कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये ऑलवेज से कनेक्टेड है और वीएस से भी कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑलवेज से ही दिया, यानी कि सस्पेंडेड स्टेट से ही दिया, चिपसेट के सस्पेंडेड स्टेट में ही आपको एसपीआई की पावर दे दी है। इसमें भी वही लॉजिक है पहले वाले, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल इन्होंने दिया भी हुआ कि वीएस स्टेट से भी आप कनेक्टेड कर सकते हो, लेकिन एट द रेट है वहां पे। अगर आपकी यहाँ से ट्रैक कट गया या कुछ भी हो गया, आप लॉजिक लगा सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरीके से भी आपका वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा है, इसमें वीसीसी ये वाली है आईओ की, डीएमआई की वीसीसी ये रही, वीसीसी डीएमआई, ठीक है ना, एफडीआई के लिए। तो एफडीआई सेक्शन में दी हुई है, डीएमआई सेक्शन के लिए, ठीक है। और दूसरा ये भी आपका 1.05 से कनेक्टेड है, वीआरएम भी इसका भी, इसके लिए इसके वीआरएम के लिए ये वाली सप्लाई दी हुई है, ठीक है। अभी ये पीएलएल एफडीआई इंटरनल पुलअप है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसको यूज नहीं किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे डीएफटी के लिए ये टर्मिनेशन वोल्टेज के लिए ये वोल्टेज दी हुई है यहाँ पे, ये क्या 1.8 वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है ना। टर्मिनेशन वोल्टेज जो होती है आपकी वोल्टेज की वो उसके सेक्शन के लिए, कौन सा, एफडीआई और
DMI दोनों के लिए, टर्मिनेशन यानी जो डेटा के ऊपर जो उसको मॉड्यूलेशन होगा उसके लिए जो वोल्टेज जनरेट होगी, तो वो ये वाली वोल्टेज ये भी होनी चाहिए, नहीं तो आपका पता चल रहा है हम प्रोसेसर और रैम के सेक्शनों को देखे जा रहे हैं, अब यहाँ DMI वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर हो गया या बीच में क्रोजन आ गया। वैसे जनरली ये फॉल्ट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब आपका सिस्टम मॉइस्चराइज्ड हो, वाटर डैमेज हो, ठीक है, फिजिकल डैमेज हो, या किसी ने जानबूझ के छेड़ रखा हो, अभी जैसे हमें पता है इसको ऐसा कुछ गड़बड़ कर देंगे ना तो DMI पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो कई इंजीनियर्स ऐसे मैंने देखे हैं जो जानबूझ के छेड़खानी करके देते हैं, तो ये लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए उस केस में कि हमें ये चीजें भी देखनी है, हो सकता है वहां पे कुछ गड़बड़ी कर रखी है तो DMI पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सप्लाई को बंद कर दिया उसने, तो डिस्प्ले ही नहीं आएगा, अभी ढूंढते रहेंगे हम क्या है। तो ये डीपली लॉजिक जब तक नहीं क्लियर होंगे तब तक आप उनके भी खराब किए हुए मॉडल्स में नहीं हो सकता है पता कर सकते आप किसी ने खराब किया, वाटर डैमेज में कुछ डैमेज हो गया उसके थ्रू आप पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल डैमेज में आपको कहाँ से कहाँ जंपर लगाना है आपको, ये उसमें फिर दिक्कत आती है, तो वो आपको लॉजिक क्लियर होंगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यूएसबी के लिए ये रहा, ये यूएसबी का VCC आयो आपको लगभग सब जगह है, देखिए। तो VCC आयो क्या है, एक कम्युनिकेशन बफर है जिसके ऊपर सप्लाई का पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए वर्क करता है इंटरनली। VCC आयो जो इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये VCC एक क्लॉक है एनालॉग क्लॉक के लिए सेक्शन के लिए, ये रहा वो सप्लाई। ये फिजिकली अभी ये देखना है, ठीक है ना, अगर ये नहीं देखेंगे तो ये सप्लाईज हमें पता नहीं चलेंगे और कहीं पे वर्क नहीं हो पाएगा। ASW ये एक्टिव स्लीप मोड का ये पूरा सेक्शन है, ठीक है। ये किससे, VCC से ही जुड़ा हुआ है, यानी दोनों सप्लाई एक साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा ना एक्टिव स्लीप मोड और पावर ओके दोनों कंबाइंड मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका ना डीप स्लीप मोड यूज ही नहीं किया होगा, एक्टिव स्लीप मोड और डीप स्लीप मोड यूज नहीं किया होगा, यानी कि वॉकअप इवेंट और ये सब इवेंट क्या है सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज हो रहे हैं, हार्डवेयर उसको डिजाइन नहीं किया हुआ, अगर होगा भी तो, ठीक है ना। तो एक चीज थी कि किसी ने मुझसे अभी पूछा था कि ये सर ये DSW क्यों है, क्या है डीप स्लीप मोड, तो पहले भी होता था, अभी स्लीप मोड में DSW क्यों आ गया। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमारा स्लीप मोड होता था वो सॉफ्टवेयर लेवल पे होता था, ठीक है। सॉफ्टवेयर लेवल में होने की वजह से उसको ना सस्पेंडेड स्टेट में रखना पड़ता था, क्योंकि एक स्लीप मोड इंटरनली हार्डवेयर में तो डिजाइन था ही नहीं। तो उससे क्या होता था कि जब आप स्लीप मोड में डाल रहे हो या स्टैंड बाय मोड में डाल रहे हो तो कंजप्शन बहुत ज्यादा होता था सिस्टम का, तो उस कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने और इंटरनली हार्डवेयर को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे कि आपके फालतू के सेक्शन एक्टिवेट ना हो, जितना जरूरत है बस उतना ही एक्टिव हो। तो बस वही, इसलिए फर्स्ट जनरेशन के बाद आपको ना डीप स्लीप वाला सिस्टम मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन में भी डीप स्लीप नहीं है और एक्टिव स्लीप नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन में है ही नहीं, सेकंड जनरेशन से है। तो वहां पर से ये पर्टिकुलर एक डिजाइन के ऊपर ना एक वर्क करने का एक कारण है, क्योंकि जो भी होता है आप सबसे ज्यादा से ज्यादा वेंडर्स क्या चाहते हैं कि आप जो उनका प्रोडक्ट है ना वो ज्यादा ड्यूरेबल हो और लॉन्ग टर्म तक काम कर सके, बैकअप ज्यादा दे सके, ये चीजें और सब चीजें अच्छे तरीके से वर्क करे, तो वो इसलिए पावर सेविंग मोड इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर लेवल पे इंट्रोड्यूस होते थे उनको उन्होंने अभी हार्डवेयर लेवल पे इंटरनली डिजाइन किया ताकि उसके ऊपर अच्छे तरीके से और स्टेबल तरीके से वर्क किया जा सके, ठीक है। ये रहा आपका VCC ADPLL एनालॉग जो आपका था, क्या था, डिजिटल पोर्ट के लिए, डिस्प्ले पोर्ट के लिए जो आपकी PLL की सप्लाई थी। ये देखो 80 मिली एम्पियर का इस पे कंजप्शन होता है, ठीक है। ये क्लॉक की डिवीजन जो है आपका SSC, कौन सा स्प्रेडिंग जो करता है आपकी क्लॉक की, उसके लिए ये सप्लाई है, ठीक है ना। क्लॉक सेक्शन क्या है, क्लॉक एंड मिसलिनियस, ठीक है ना, और जो छोटे मोटे और हैं उनके लिए ये सेक्शन इन्होंने सिंपल सबकी सप्लाई एक साथ दे दी है, ठीक है। ये मिसलिनियस एक अलग से और दे रखा है, ठीक है। एक्टिव स्लीप वेल के लिए ये भी वही सप्लाई है, एक्टिव स्लीप वेल जो जो यहाँ पर है 20 के बाद में 21 22 23 यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये HD है, ये सस्पेंडेड में ये सप्लाई भी होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, ये सप्लाई भी होंगी तो ही आपका PCH वाला सेक्शन प्रॉपर वर्क करेगा, रिज्यूम रीसेट तभी होगा, ठीक है। तो ये हमारी ये RTC के लिए, ये RTC के लिए मेन सब, ये प्रोसेसर की IO बफर के लिए ये रीसप्लाई यहाँ पर PC CPU के लिए, जो कि CPU के लिए जो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा उसके साथ में उसके हिसाब से कम्युनिकेशन करेगा, उसकी सप्लाई ये PCH के लिए, PCH के अंदर, ठीक है। SATA का ये है, ये सब ग्राउंड है ऊपर आगे। तो ये
ज्यादा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो छोटे मोटे सेक्शन है। VCCIO का ये सेपरेट पूरा सेक्शन है कि इंडिविजुअल एक्सपेंडेड सेक्शन को सप्लाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये 3 एम्पियर के आसपास कंजप्शन करता है पूरा। यहाँ पे उसका एम्पिरेशन रेटिंग भी दे रखा है आपको कि ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इनका लोड आपको बाहर दिखाई नहीं देता क्योंकि उनका लोड क्या है, इंटरनल सर्किट के थ्रू मैनेज किया जाता है। ठीक है, और ये आपका कोर सप्लाईज है। तो ये सब जब तक एक्टिवेट नहीं होंगी तब तक आपका ये वर्क नहीं करेगा और हमें इस तरीके का प्रोसेस नहीं मिलेगा। ये हमारा ये PCH का ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें आप ना एक्टिव स्लीप वेल और वीकोर वेल के ऊपर हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस यही है। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। बताइए भाई, अपना माइक म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कुछ भी किसी को पूछना है तो। मैसेज आएगा। शिव सर कोई क्वेश्चन? अनम्यूट करता हूँ। अरे बाप रे, बताओ भाई, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? मेरी आवाज तो आ रही है ना सबके पास? अरे भाई कुछ बताओ। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, अरे उसीलिए तो मैं बैठा हूँ, कोई पूछे तो सही। हाँ सर पूछिए सर। इसमें नहीं है, दूसरा टॉपिक का है। हाँ हाँ पूछिए ना सर, दूसरा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ये MCP 6132 है, HP 2000 बोर्ड में लगा है, उसमें VRM जनरेट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा जनरेट? VRM वोल्टेज नहीं निकल रहा है। एक मिनट, चलो मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार। कौन सा मॉडल है? वो सर HP 2000 है, ग्रीन मॉडल, HP ग्रीन। हाँ HP 2000। हाँ सर, ग्रीन कलर का बोर्ड है, HP 650 2000। नहीं नहीं, मुझे एक बार उसका वो पार्ट नंबर पता चलेगा ना तो मेरे को अच्छा समझ में आएगा, मैं निकाल सकता हूँ, मैं सिमेटिक खोल लूंगा आपके सामने। पार्ट नंबर है सर 01017100। जी, ये भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। 0101 7100 7100। सर। HP थर्ड जनरेशन। नहीं, ये भी नहीं, मेरे पास नहीं है सर इसका। सिमेटिक है तो सर ये भेजो मेरे को। CQ57 के साथ सेम है, बट CQ57 में 6131 लगा है, ये 6132 है। सिमेटिक नहीं है सर, मिल नहीं रहा है। CQ43 और 57 सेम है क्या? हाँ सर। वही वाला है क्या ये? अच्छा, ये चिकागो है मेरे ख्याल से। हाँ वही है। ओके ओके, तो यहाँ पे हम इसे खोल लिया हमने। तो कौन सा बोल रहे थे इसमें आप, क्या हो रहा है? वी कोर? VRM नहीं निकल। हाँ मतलब वी कोर ना, VRM उसमें होता है जनरली आपका डेस्कटॉप के अंदर, मुझे तो हाँ, इतना वी पता कोर है। नहीं निकल रहा है। कौन सी IC है इसमें, एक बार देख लेते हैं कौन सी वी कोर। 6131 U13101। अच्छा अच्छा, 6131, वेरी गुड। अरे कल ही केस हाँ अटका है एक मेरे पास, ये सर, वाला। वो उसमें लगा है 6132 है। अच्छा, उसमें 6132 लगा हुआ है। हाँ 6132? हाँ, उसमें 6132 लगा हुआ है या 6131 लगा हुआ है? 6131 जो मैं बोल रहा हूँ वो 6132 का बोर्ड है, लेकिन हम्म। इसको थोड़ा कंपेयर करके चेक किया हूँ, वो उसका तो डायग्राम मिल नहीं रहा है, डाटा शीट निकाल के देख रहा था। लेकिन दोनों में फर्क तो है।
हाँ सर, होगा जरूर। क्योंकि दोनों आईसीज में फर्क है, लेकिन मैं आपको हाँ ओवरऑल अंदाजा दे सकता हूँ इसमें। हाँ सर। तो एक में है ना, मैंने अभी केस स्टडी बनाया नहीं है, मेरे पास है, मोबाइल के अंदर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, वो इसी पे चिप पे बना हुआ है, कंप्लीट नहीं किया है मैंने। उसके ऊपर ना ये क्लॉक और डेटा का एक मॉड्यूल है। मतलब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपका 5 वोल्ट सारी चेक करनी होती है, हाँ 19 वोल्ट हाँ, वाली। वो ठीक आ है, रही है सर। हाँ, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या देखना है कि वीआर ऑन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो आ ठीक है, रहा है वीआर, सर। ठीक है। और उसके हाँ, बाद में आपको चेक करना है कि आपकी वोल्टेज आईडी आपकी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उसमें सर तीनों दिखा रहा है, बट उसमें सिग्नल आएगा क्या? अभी मैं एक बार केबल लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये मैंने तो बनाया था। वहाँ हाँ, सर। लेकिन उस केस में है ना, हमारा प्रोसेसर आईसी काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ तो जब आईसी वर्क नहीं करता है ना इंडिविजुअल डेटा के साथ में, तो आपको इस तरीके का डेटा नजर आता है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने मोबाइल। इसमें है, ये वाला तो नहीं दिखता। ओके, so hello guys, this is Yashan Agarwal from laptoprefix.com and so Vicor is not ये वाला है, तो मैं एक बार आपको शेयर supply करता on हूँ इसको। this Vicor IC. ठीक है, ये अभी मैंने So बनाया, usually आधा I सर। बनाया check है। 5 ये volt सेम is वही there or वाला आपका not. बोर्ड है शायद, So और इसमें वीको when भी I नहीं, है। वो check तो the सर 5 ग्रीन volt कलर is का there, है। अच्छा, ये ब्लू after है। instance the 1 हाँ। volt is dropping ये here. इसमें मेरे वाले में ये So 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, most probably the ठीक है ना। fault अच्छा तो is in this section. आईसी भी वर्क नहीं कर रहा है इसमें। For this सर। first we have to check एक the IC is दोबारा शेयर faulty, करता हूँ, but we have to check the further आवाज सुनाई दे रही है ना आपको। command from हाँ CPU, सर। which is clock ID is हाँ, not is अभी हम generating वोल्टेज or आईडी not. को यहाँ पे देख रहे हैं, सीरियल So वोल्टेज आईडी और ये सब क्लॉक वगैरह, ठीक है on ना। this सर। pin I have to इसमें check आप the देखेंगे, data. So when I ये check मैंने अभी है ना, connect on जो है from आपका ये pin number डेटा पे 4, लगाया है, ये I will receive सीरियल this वोल्टेज आईडी आ रहा data है here. प्रोसेसर के अंदर, It is अच्छा प्रोसेसर अच्छा। CPU से, data, which is ठीक है ना। ये इस टाइप का सिग्नल आपको this मिलेगा। serial सर voltage ये ID कौन सा is पिन है, there. SVDIO जो है? Serial voltage ID is हाँ, there. एस बिट जो है उसका And क्लॉक, ये डेटा when वाली I लाइन है। check on clock, मैं इसको ना पाउज कर देता हूँ। clock, सर ये and ये then वाला the जो है ना, ये जो है, ये आपका क्लॉक है, ठीक है ना। सर उसमें खाली वोल्टेज दिखा रहा है, ये वाला कुछ नहीं दिखा हाँ, तो ये आपको डीएसओ पे चेक करना पड़ेगा, अगर ये नहीं आ रहा है रहा। हाँ ना, हाँ, नहीं तो डीएसओ में देख रहा हूँ, वो 1.5 शो कर रहा है तीनों का तीनों। हाँ, एस वो तो बी पुल अप है। डी आई ओ। अभी देखो, हाँ सर। वो क्या होता है, वो पुल अप होता है, वोल्टेज का सर पुल अप होता है। सिग्नल के ऊपर आपको पुल अप दिया हुआ है, वो तो वोल्टेज अगर 1.05 बन गई तो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके तो वो आनी है, ना। ठीक है ना। अभी देखो, इसमें देखते हैं, इसमें स्क्रीन में ही दिखाता हूँ, इसी में दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो वोल्टेज है ना, ये जैसे एसवीड है, जो हम हाँ सर। चेक कर रहे थे अभी, ये डेटा और क्लॉक हम चेक कर रहे थे अभी, सर ठीक है ना। ये वाला अभी क्लॉक में जो मैंने दिखाया वो क्लॉक था। अभी ये देखो 21 नंबर पेज से आ रहा है, अभी इसमें पुलअप कहाँ दे रखा है, इसको लिखना ही पड़ेगा। सर अगर इसमें ये सिग्नल नहीं आएगा तो गड़बड़ कहाँ पे होगा, किसमें, कम्युनिकेशन में नहीं वो होगा? प्रोसेसर में, गड़बड़ अच्छा। प्रोसेसर में है, ठीक है ना। अभी जो मैंने हाँ आपको दिखाया ना, इस केस में हाँ हाँ। आईसी फॉल्टी है, अच्छा ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर अपना डेटा भेज रहा है हमारे पास में, लेकिन उसका मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है, ठीक अच्छा है ना। सर। एक्चुअल में जब आपका दोनों तरफ से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है ना, तो इस तरीके का डेटा नजर नहीं आता है। वो डेटा, ये अच्छा वाला सर। डेटा भी चेंज हो जाता है, मतलब ये पर्टिकुलर ये डेटा नहीं होता, वो डेटा भी चेंज हो अच्छा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सर। उसमें मॉड्यूलेशन हो जाता है कि अभी सर आईसी भी बोल रही है और प्रोसेसर भी, दोनों चेक कर रहे हैं, तो उनके सर्किट के हिसाब से वो मॉड्यूलेशन, अभी क्या है, अभी प्रोसेसर भेज रहा है,
मतलब सर। ये वन वे कम्युनिकेशन में ही आपको डेटा ऐसा नजर आएगा, यानी कि अभी आपका 100% आपकी आईसी खराब है, आईसी चेंज करोगे राइट तो वो, हाँ तो चेंज कर दिया। करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। आईसी 2 बार नहीं, चेंज कर चुका हूँ। आईसी कब चेंज करोगे, जब इस तरीके का डेटा मिलेगा आपको एटलीस्ट, अच्छा, ठीक है डाटा ना, तब मिलेगा तो बट आउटपुट नहीं जाएगा, हो रहा होगा अभी वहां पर। प्रोसेसर, हाँ वीक और नहीं बन रहा होगा। हाँ सर, लेकिन ये फॉल्ट सर इसमें है, ऑन करेंगे, ऑन हो जाएगा, सब वोल्टेज निकल रहा है, ऑसिलेशन दिखा रहा है कॉइल के ऊपर, लेकिन वी कोर नहीं बन रहा है। हाँ और अभी वी ये कोर देखो, के, आपको जो हाँ वोल्टेज मिल रही है ना, वो ये वाली वोल्टेज मिल रही है, ये कौन सी हाँ वोल्टेज सर, है, ये कौन सी वीसीसीपी वोल्टेज, है। वीसीसी जो चिपसेट के लिए बन रही है हाँ 1.05 हाँ, वोल्ट, वो ठीक है सर ना। आ रही है। हाँ ठीक है ना, जब चिपसेट के लिए सप्लाई बन गई ना, तो इस पे तो वो सप्लाई आनी आनी है, क्यों, क्योंकि ये पुल अप हाँ दे सर। रखा है, ये डिस्टेंस क्रॉस करके ही आएगा। हाँ सर। आप प्रोसेसर निकाल भी दोगे ना, तब भी आपको पावर मिलेगी उसके ऊपर, सर सर। ठीक है ना। लेकिन आपको हाँ क्या सर। है, यहाँ से एसवीड का जो है डेटा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अभी उसके लिए हाँ आपको सर। क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए 1.5 वोल्ट प्रोसेसर के ऊपर स्टेबल हो, 1.05 वोल्ट स्टेबल हो, ये वाली, हाँ सर। ठीक है। और उसका जो पावर गुड सिग्नल आ रहा हो प्रोसेसर में, और डी रैम पावर गुड सिग्नल उसका आ रहा हो, जो हमने अभी देखा, ठीक है। सर। ये दोनों हाँ सिग्नल आपके प्रोसेसर के ऊपर एक्टिवेट होने चाहिए, ठीक है। और सर। दूसरा एक हाँ है ना, ट्रिप करके एक वो होता है, इसमें शायद यहाँ पर है कि नहीं है, वो लाइन आपकी है ना कनेक्टेड होनी चाहिए प्रोसेसर के साथ में, तो वो बताता है कि प्रोसेसर आपका जो है वो कनेक्टेड है, सॉकेट में लगा अच्छा हुआ है, सर। ठीक है ना। तो सर। वो कई बार उसकी प्रॉब्लम होती है, रस्टिंग हो जाती है, ड्राई हो जाता है, तो वो क्या होता है कि प्रोसेसर को दिखाता नहीं है, लेकिन वो सप्लाई आ रही है तो गर्म होगा ही होगा, सर। ठीक है ना। तो वो होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब सप्लाई आपकी एक्टिवेट तो वहां पे होनी चाहिए, उसके बाद ही आप काम कर सकते हो उसमें, ठीक है। वी कोर सर। देखो बाद में बनेगी, लेकिन इसके ऊपर वोल्टेज हाँ इन्होंने 1.05 पहले दे दी है, यानी कि इसकी जो मॉड्यूलेशन की टर्मिनेशन वोल्टेज है वो भी आपकी 1.05 वोल्ट या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सर। तो हाँ एसवीड के लिए आपको कौन सा देखना पड़ेगा, ये पावर सेक्शन आ गया एसवीड का, ये पावर सेक्शन है उसका, क्लॉक का मॉड्यूलेशन के लिए आपको वोल्टेज लगेगी इसकी, डेटा का, मेरे ख्याल से आपका पावर गुड और वो आएगा ना, तो सर। ये चलेगा। आप उसको चेक करो पावर गुड्स, ये सिग्नल जरूर देख लेना, पीएम सिंक करके आता है, देखो अच्छा। डीरैम पावर गुड देखना है आपको, हाँ सर। पीएलटी रिसेट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। सर। और दूसरा ये पीएलटी रिसेट तो सर। बाद में होता है, ठीक है ना। पीएम सिंक, ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है कि हार्डवेयर ओके है मेरा सारा, ठीक है। एक ये तो इसमें यूज ही नहीं किया हुआ, ये वाला वो सिग्नल होता है SKTOCC, ठीक है ना। सर। ये सिग्नल डिफाइन करता है कि प्रोसेसर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, इन्होंने यूज ही नहीं किया हुआ, तो इंटरनली वो एक्टिव। एक्टिव डीएक्टिव ही है, ठीक है। सर। तो ये आप सब चीज ये देख लो कि प्रोसेसर हॉट वाला, ये क्या है, ये इंडिकेशन सिग्नल है कि इसमें कि प्रोसेसर ओके है कि नहीं है, अच्छा सर। ठीक है ना। तो ये आपको ये 2-3 सिग्नल आपको अभी क्या है, जो आपका वीकोर सेक्शन जो बनता है ना, वो अभी पावर ऑन सीक्वेंस में ही है, ठीक अच्छा है। सर। तो डेटा के लिए बहुत कम डिपेंडेंसी रह जाती है इस स्टेज पे आके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपका डेटा प्रोसेसिंग की वजह से जो पावर सप्लाई जनरेट होती है, वो हमारी है ना सर। ऑन ऑफ बटन प्रेस करने से पहले और ऑन ऑफ बटन प्रेस करने के जस्ट बाद तक खत्म हो जाती है। जो हमारी SLP 3 और 4 ये जो आती हैं, ये बायोस से रिलेटेड है, ये प्रोग्रामेबल सिग्नल्स हैं, ठीक है ना। सर। तो ये प्रोग्रामेबल सिग्नल्स की डिपेंडेंसी यहीं खत्म हो जाती है बाकी सप्लाईज को जनरेट करने में। उसके बाद में पावर ओके सिग्नल, ये सब सिग्नल आपको देखने हैं कि ये प्रॉपर जनरेट होके प्रोसेसर को एक्टिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 1.5 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, ये दो सप्लाई पहली बात तो प्रोसेसर पे होनी चाहिए, ठीक सर। है। उसके बाद में आपका क्या होना चाहिए, एक तो डी रैम पावर गुड, ठीक है। और दूसरा हाँ आपका सर। ये क्या है, क्या बताया था, और प्रोसेसर पावर गुड, ठीक सर। है। और सिस्टम पावर ओके, सिस्टम पावर ओके मेरे ख्याल से वीक और के बाद ही बनेगी, नहीं तो पावर ओके आपको देखना पड़ेगा वो, ठीक है ना। तो ये तीन अच्छा। चीजें आप देखोगे ना, 3 4 5 चीजें, तो उसी में आपको फॉल्ट मिल जाएगा। और दूसरा ड्राई के लिए देख लेना, प्रोसेसर ड्राई ना हो। नहीं वो सर सब कुछ कर लिया हूँ, सॉकेट वकेट सब कुछ ड्राई लगा चुका हूँ सब। हाँ तो बस ये सिग्नल जो मैंने आज बताए हैं 2-3 हाँ सिग्नल सर। ये देख लेना, और जो मैंने आपको अच्छा। बताया वो अभी अभी तक आपका पीएलटी रीसेट नहीं होगा, ठीक है ना।
तो जितना आपने अभी पढ़ा है ना वो सब सिग्नल प्रोसेसर तक जाने चाहिए, और उसके बाद वी कोर बनेंगे। वी आर हाँ ऑन सर। देख लेना और ये सब सिग्नल देख लेना। प्रोसेसर पावर गुड में और डी पावर ओके, सर, ये दो सिग्नल देखना ठीक आपके इसमें आने चाहिए। उसके बाद आपका वो सर, प्रोसेसर वी कोर जनरेट करेगा। ठीक है ना? ठीक ठीक। हाँ ठीक है सर। सर अभी हमारा ये सेक्शन आया नहीं ना, वो आगे नहीं, ये जनवरी में आएगा, नहीं तो वीकर वाला। दिसंबर, हाँ जनवरी में, नहीं तो मैं कोशिश ठीक करूंगा है, दिसंबर के लास्ट वाले सेक्शन में इसको जोड़ दूं। ठीक है सर। ठीक है ना? और वैसे मेरे हाँ ख्याल सर। से जुड़ ही जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा पीसीएच वाला इतना बड़ा सेक्शन नहीं है, तो वीकोर वाला आपका सर जुड़ ही जाएगा जहां तक है कुछ हाँ। सेक्शन उसमें, तो वो आपका आ ही जाएगा उसमें। ठीक है सर, और किसी को कुछ पूछना है तो सर बताइए। तो ठीक है, आज के लिए फिर क्लास हम यहीं रोकते हैं। सो हैव ए नाइस डे ऑल एंड गुड डे। ओके, गुड डे ऑल। अभी हमने मैसेज कर दिया भाई सबको।